नहीं, 96 का तो मेरे को ध्यान आ रहा है, 97 से शुरू करेंगे शायद। प्रश्नोत्तर में थे। हाँ, प्रश्न उत्तर में ना अपन काफी लंबा फिर आ रहा था तो रोक दिए थे, तो ये 96 96 में 95 में नीचे पूजा पाठ ध्यान आदि। तो सुरेंद्र भैया जी शुरू कर सकते हैं क्या, रुके थोड़ा सा वेट करते हैं? जी दीदी कर सकते हैं, क्योंकि ना 4 मिनट तो हो गए हैं, 1 मिनट और रुक जाते हैं। 35 कैसा? ठीक है, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। अनिता दीदी, मैं सतीश बात कर रहा हूँ बेंगलोर से। जी जी भैया। एक पूछना था, अभी जो दिसंबर में शिविर हुआ उसका हम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं 2 दिन से। तो देखने दो, मेरे बेटा 11 साल का है, उसने पूछा कि जो बच्चों का शिविर हुआ था उसका ऐसा कोई रिकॉर्डिंग है क्या? मैं पता कर लूंगी भैया, है ना? ठीक है, कि रिकॉर्डिंग हुई है क्या? हाँ ठीक है ना, अगर हुई होगी तो मैं बताती हूँ, आपको भेजती हूँ। ठीक ठीक ठीक। जी, अच्छी बात है। 11 साल के बच्चे की तरफ से आई है बात तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, क्योंकि वो हमारे साथ अपने जो परिचय शिविर वो तो सुनता है यूट्यूब में। अच्छा। हाँ, बट जो प्रस्तावना में उन्होंने बताया था ना कि बच्चों दूसरे हॉल में जाओ, आपका शिविर वहां होगा। जी तो फिर जी। उसका वो प्रश्न था कि फिर वो हमें देखने मिलेगा क्या? अच्छा, मैं पता करती हूँ भैया, है ना? क्योंकि हमारी इच्छा थी उसमें आने की, बट ये कोरोना के डर से हम नहीं आए। हाँ ठीक, बहुत अच्छा हुआ था। तो जो भी होगा ना उसकी रिकॉर्डिंग में पता करके भेजती हूँ ठीक है, आपको। ठीक ठीक, ओके। चलिए, तो अपन अब शुरू करते हैं। हाँ। अब मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, पर जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है 95 के नीचे से अपन शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी को कोई कंफर्म हो तो ठीक है ना? सुरेंद्र भैया जी, मैं रीडिंग करूं? मैं करता हूँ दीदी रीडिंग 95 के नीचे से, है ना? नहीं, रीडिंग मैं करूंगी और आप समझाएंगे। अच्छा, ऐसा? ठीक है दीदी। आप अभी बहुत एब्सेंट हुए हो तो अब आप अच्छा, सही बात है। लंबा गैप हो गया आपका शिविर और सम्मेलन, 2 चीज होने से। हाँ जी, हाँ जी, दो दो छोटी में रहे 2 संडे तो, है ना? हाँ, उसके बाद वही। सम्मेलन हो गया, तो 3 संडे से मैं आप सबके बीच में नहीं रह देंगे, तो कोई बात नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसा करें। चलिए, तो मैं रीडिंग करती हूँ, आप समझा, है ना? जी। ठीक है। जीवन विद्या एक परिचय के 95 पेज के सबसे नीचे वाले पैराग्राफ से मैं शुरू करती हूँ। पूजा पाठ ध्यान आदि चीजों पर मुझे अविश्वास है, ऐसी बात नहीं है, किंतु उसकी एक सीमा है। वहां तक ही वह प्रभावशाली है, और उसके आगे मोक्ष की जो कामना होती है, अंतिम मंजिल समाधि है, जिसमें न पाने की बात रहती है न खोने की। इस तरह हम निष्कर्ष पर आए कि भक्ति विधि से, विरक्ति विधि से, संग्रह विधि से कोई व्यवस्था उपजती नहीं है, तो मनुष्य कैसे जिए? समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व पूर्वक जिया जाए, यही मानवीयता पूर्ण जीने की कला का स्वरूप बनता है। इसको मैं जीकर देखा हूँ, यह सार्थक है, आप भी जी सकते हैं। हम इस बात पर पहुंच गए कि हर व्यक्ति को इसे जीकर प्रमाणित करना है।
सार्थकता सबको स्वीकार है, सबको वरेण्य है। जो मानवीयता पूर्ण आचरण मानव जाति के लिए सार्थक है, अस्तित्व में हर एक इकाई व्यवस्था में रहना चाहती है, यही उसका धर्म है। मानव भी व्यवस्था में जीना चाहता है। इस आधार पर मानवत्व उसे स्वीकार है। इसको प्रमाणित करना ही हमारा जागृति का प्रमाण है। मानवीयता पूर्ण आचरण को जब मैं प्रमाणित किया, तब हमें बोध हुआ कि मानवत्व ही हमारा स्वत्व है, वैभव है, और उसकी खुशहाली निरंतर बहने लगी। मैं समझता हूँ कि पूरी मानव जाति भी मानवत्व के लिए तृषित है। मानवत्व मानव का स्वत्व है, उसे छोड़कर कहीं भाग नहीं पाएंगे। आज नहीं तो कल उस जगह पर आना ही पड़ेगा। मानव परंपरा के लिए हर मानव में इतनी बड़ी संपदा समाहित है, संभावना समाहित ही है। प्रमाण हर आदमी की इच्छा, आवश्यकता और उत्सव के आधार पर है। यदि एक व्यक्ति में ही यह गुण आता, व्यवस्था का, और अन्य व्यक्ति में यांत्रिकता की तरह चलता रहता, तो सब में सुखी होने की इच्छा, आवश्यकता नहीं बनती। 1 मिनट में इसको पहले भी देख लेते हूँ कि ये प्रश्न का उत्तर चल रहा है। हाँ जी। तो इसमें जो प्रश्न आया है वो है कि मानव धर्म क्या, मत क्या है। तो प्रश्न 2 का ही उत्तर चल रहा है ये। बिल्कुल ठीक है ना। जी। तो एक बार रुक जाती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बढ़िया बात है। इसमें पूरे उसमें आदरणीय नागराज जी जो एक पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई धर्म क्या है, मत क्या है, संप्रदाय क्या है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि धर्म की परिभाषा जैसे हमको इसमें पहले भी आ चुकी है और बता चुके हैं कि केवल ऐसा नहीं कि मानव का ही धर्म है, अस्तित्व में जितनी भी इकाइयां हैं सबका धर्म है, और उनको हम अवस्था के आधार पे पहचान सकते हैं। तो जैसे पूरी प्रकृति को 4 अवस्थाओं में हमने कैटेगराइज किया है, तो पदार्थ अवस्था का धर्म होना है, और प्राण अवस्था जो कि पेड़ पौधे हैं उनका होने के साथ साथ है ना पुष्टि धर्म है। होने का मतलब है कि कोई चीज को नष्ट नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि पूरा जो अस्तित्व है वो मूल रूप में व्यापक और प्रकृति का सहअस्तित्व है। ये दोनों सदा सदा साथ साथ हैं। इस कारण से, जिसको महाकारण भी कहते हैं सहअस्तित्व में, तो जो कुछ भी प्रकृति में घट रहा है उसी की बात कह रहे हैं। तो प्रकृति में जो प्राण अवस्था है उसमें फिर उसका धर्म पुष्टि होता है होने के साथ साथ, और जीव अवस्था जिसमें पशु पक्षी होते हैं उनका धर्म जीने की आशा। वो जो कुछ भी करते हैं जीने के लिए या जिंदा रहने के लिए ही करते हैं, उनके लिए वो आवश्यक भी है और पर्याप्त भी है। उसी तरह से मानव का धर्म सुख है, उसके लिए जिंदा रहना आवश्यक तो है परंतु पर्याप्त नहीं है। उसको जिंदा रहना है तो सुख के साथ ही जिंदा रहना है। अगर उसमें सुख की आशा खत्म हो जाती है तो उसमें जीने की आशा भी तुरंत ही खत्म हो जाती है। ऐसा हम मानव परंपरा में देखते भी हैं। तो उस संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं कि भाई अभी तक जो व्यक्ति पूजा पाठ ध्यान करते रहे हैं ये क्या है ना। तो ऐसा नहीं कि इसमें अविश्वास है, परंतु उनकी एक सीमा है, उससे कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो आदरणीय नागराज जी ने बताया कि पूजा पाठ की अंतिम परिणति तो समाधि है, और समाधि में जब व्यक्ति पहुंचता है तो सारी चाह खत्म हो जाती है, केवल मोक्ष की बात रहती है। उसमें और कोई ना कुछ पाना है, ना कुछ खाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ चाहना है। ऐसी स्थिति को समाधि में पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या है कि मानव परंपरा में जो शिक्षा और व्यवस्था है वो निकल कर नहीं आती है। वो स्वांत सुख के लिए तो बात हो सकती है, तो भक्ति विरक्ति से और सुविधा संग्रह से कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं निकल के आ पाए। जबकि हम ये देख पाते हैं कि प्रत्येक मानव ही सुखपूर्वक जीना चाहता है, और उसका जो सुख का स्वरूप जो आदरणीय नागराज जी ने इसमें प्रस्तुत किया है वो
प्रत्येक मानव में समाधान, प्रत्येक परिवार में समाधान और समृद्धि, समाज में समाधान, समृद्धि और अभेयता, और पूरे अस्तित्व में प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीते तो सहस्तित्व पूर्वक जिया जा सकता है। इसी को मानवतापूर्ण आचरण कह रहे हैं। ये बात भी हमको बहुत स्पष्ट है कि मानव यानी कि ज्ञान अवस्था को छोड़कर हर अवस्था का आचरण निश्चित है। वो स्वयं में व्यवस्था है और संपूर्ण व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। मानव समझ पूर्वक ही, ज्ञान पूर्वक ही उसका आचरण निश्चित होता है और तभी वो व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। अन्यथा भ्रमित रहते हुए अपने सुख के प्रयास में जो कुछ भी अव्यवस्था होती है वो बनी रहती है, जिसको आज हम मानव के साथ संघर्ष और प्रकृति के साथ ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देख पा रहे हैं, क्योंकि ये अव्यवस्था का ही द्योतक है। तो जब हमको ज्ञान के आधार पर मानवतापूर्ण आचरण मिल जाता है तो समझ में आता है कि वही, जैसे आदरणीय नागराज जी को जब उन्होंने ज्ञान हुआ, समझ हुआ और मानवतापूर्ण आचरण में जिए तो उनको बोध हो गया, ऐसा कह रहे हैं कि यही मेरा आचरण है और इसी में मैं सुखी रह सकता हूँ। तो ऐसा लगता है कि मानवतापूर्ण आचरण, जब मूल्य, चरित्र, नैतिकता की बात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दूसरों के लिए है, कि दूसरे हमसे ठीक ठाक रहे, है ना, कि भाई धर्म नीति, राजनीति की बात होगी, स्वधन, स्वपुरुष, स्वनादि की दयापूर्ण कार्यव्यवहार की बात है, तो ऐसा लगता है कि हम दूसरों के ऊपर कोई एहसान या उपकार कर रहे हैं। परंतु इससे निकल के आता है जो ये हमारा स्वत्व है, यही हमारे सुख का आधार है। फाइनली ज्ञान के आधार पे जब हम आचरण के रूप में जीते हैं तो वो मानवतापूर्ण आचरण है और उसी से हमारी खुशहाली निरंतर रहती है। और सभी ऐसा चाहते हैं, तो सभी ऐसा जिएंगे तो ही धरती पर जो आदरणीय नागराज जी के उद्गार हैं कि धर्म सफल हो, मानव देवता हो, धरती स्वर्ग हो और नित्य शुभ हो, ये सफल हो पाता है। इस तरह इसमें दीदी बात आ रही है। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया। और ये कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि मानवत्व मानव का स्वत्व है, उसे छोड़कर कहीं भाग नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल उस जगह पर आना ही पड़ेगा। तो इससे ये लगता है कि हम सब के लिए कितना अवसर है ये सब चीजों को समझकर सही समय पर मानवत्व में आने का। जी बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया। कोई ना कोई गद्दी पर बैठा रहा। ऊपर का पैराग्राफ छूट गया क्या? नहीं, मानव परंपरा, हाँ मानव परंपरा हाँ, मानव परंपरा के लिए हर मानव में इतनी बड़ी संपदा समाहित ही है, संभावना समाहित ही है। प्रमाण हर आदमी की इच्छा, आवश्यकता और उत्सव के आधार पर है। यदि एक व्यक्ति में ही यह गुण आता, व्यवस्था का, और अन्य व्यक्ति में यांत्रिकता की तरह चलता रहता, तो सब में सुखी होने की इच्छा, आवश्यकता नहीं बनती। कोई ना कोई गद्दी पर बैठा रहा है, उसे भी सुख, स्वराज और स्वतंत्रता नहीं मिला। गद्दी की ओर ताकने वालों को, देखने वालों को भी सुख, स्वराज्य नहीं मिला। इस विधि से पता लगता है कि अभी तक हम सभी खाली हाथ हैं। इस रिक्तता को पाटने के लिए हर मानव में चेतना विकास पूर्वक मानवत्व सहित जीना ही विकल्प है। मानव जागृत होने के लिए मानवीय शिक्षा ही विकल्प है। इसका प्रयास हमने किया है, खुशहाली के लिए किया है, किसी का उपकार करने के लिए, एहसान लादने के लिए नहीं किया। हम बोध पूर्वक यानी अनुभव का बोध होने के आधार पर, अनुभव प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता का बोध बुद्धि में होता है, बुद्धि का प्रवर्तन होता है, उसी का नाम संकल्प है। संकल्प के आधार पर हम अभिव्यक्ति, संप्रेषित होने की इच्छा होती है, प्रमाणित करने की प्रवृत्ति होती है। हम प्रमाणित कर देखा, यह सबके लिए जरूरी है, ऐसा जानते हुए आगे का कार्यक्रम प्रस्तुत करना शुरू किया। पहले प्रयास में जीवन विद्या योजना रही, जिसमें चिंतन से आरंभ कर संकल्प तक जीवन क्रियाओं को स्पष्ट किया। जिसको संकल्प हुआ उसके अनुसार जीने की कला के लिए स्वाभाविक रूप से चित्रण होता है। अब से पहले संवेदनाओं के आधार पर जीने के लिए चित्रण होता रहा है। अब उसके स्थान पर प्रामाणिकता पूर्वक जीने की कला के लिए चित्रण होना प्रारंभ होता है। इसका स्वरूप है उपकार विधि। उपकार विधि से जब हम अपनी सामान्य आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को चित्रित करते हैं,
तो उस समय यही निकलता है कि हम स्वयं स्वायत्त रूप में समाधान समृद्धि को प्रमाणित किए रहते हैं, तभी हम उपकार करने योग्य होते हैं। ऐसी योग्यता को हम कहीं छुपा नहीं पाते हैं, वह स्वाभाविक रूप से उपकार के लिए नियोजित होती है। इस उपकार विधि से हमारी सामान्य आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं सीमित हो जाती है। इस सूत्र में आवर्तनशील अर्थशास्त्र स्वयं समाहित ही है, समीचीन है, मनुष्य उसे समझ सकता है। जागृति के बाद समझ में आता ही है। इस ढंग से आवर्तनशील अर्थव्यवस्था के साथ अर्थ, तन मन धन, हम धार्मिकता, धर्म नीति में व्यवहार उत्पादन व्यवस्था नियोजित हो जाते हैं, शिक्षा में नियोजित करते ही हैं। इस ढंग से मनुष्य को सभी ओर नियोजित होने का अवसर बना ही रहता है और उन अवसरों को नियोजित करने की विधि स्वयं स्फूर्त आती है। आधुनिक परंपरा में पढ़ने लिखने के बाद धीरे धीरे मनुष्य उत्पादन से विमुख होने लगता है और अधिक से अधिक सुविधा संग्रहण के लिए तृषित रहता है, जबकि जागृति पूर्वक व्यवस्था में मानवीयतापूर्ण विधि से हमारी सामान्य आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं सीमित हो जाती है और थोड़े साधनों से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। जी भैया। जी दीदी, बढ़िया। तो है ना, तो यहाँ पे एक तो कह रहे हैं कि क्योंकि मानव मूल रूप से समान है, सभी मानव जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है, तो ये जो प्रमाण होने की इच्छा है और सुख होने की इच्छा है, ये सभी के अंदर है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जी ले, है ना, और बाकी सब हो जाए, ऐसा नहीं है। नहीं तो हर एक में नहीं रहता। तो ऐसा कह रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति में ये गुण आता है व्यवस्था का और अन्य व्यक्ति में यांत्रिकता चलता रहता, तो सब में सुखी होने की इच्छा आवश्यकता नहीं बनती, है ना। तो पहले कभी ऐसा मानते रहे हैं, पुरोहितवाद का मतलब ये है कि भाई कोई एक गुरु या कोई विरला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होगा, बाकी सब उसकी सेवा करके तर जाएंगे। ऐसा पहले भी ध्यान आकर्षण किया है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि ये तो अब सभी की आवश्यकता है, सभी को सुखी होना है और सभी अपने सुखी होने में स्वायत्त हो सकते हैं। कोई गद्दी पर बैठा रहो, उनको सुखी स्वराज्य और स्वतंत्रता मिल जाए, ऐसा हुआ भी नहीं है ना। लोग उनकी तरफ ताकते रहे हैं कि भाई यही हमको उतारेंगे, अगर ये इनसे ये व्यवस्था बता देंगे तो इनसे ही व्यवस्था निकल आएगी। इस तरह वालों को कोई सुख स्वराज्य नहीं मिला है। इससे पता चलता है कि अभी तक हम, है ना, खाली हाथ हैं, यानी कि जो कुछ परंपरा से मिला है उस पर शोध हो रही है, लेकिन पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है, जिससे पूर्णता की परंपरा बन जाए, सभी के सुखी होने की शिक्षा और व्यवस्था का इंतजाम हो जाए, ऐसा अभी खाली बना रहा है। इसी को पूरा करने के लिए उन्होंने चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बात कही है। और मानव जागृत होने के लिए ये बढ़िया बात है कि अभी तक भक्ति विरक्ति की बात थी कि भाई अगर किसी को भी मोक्ष पाना है तो भक्ति विरक्ति यानी कि संसार तो मोह माया है, इससे निकल के कहीं दूर जंगल में या एकांत निर्जन स्थल पे साधना करनी होगी, है ना। उस तरह का एक प्रावधान रहा है कि जिसको भी, और ये माना ही गया है कि ये दुनिया तो दुख का सागर है, यहाँ पे तो सुखी होना संभव है नहीं, तो उसके लिए मोक्ष या स्वर्ग की कल्पना की गई है। परंतु ये सबसे बढ़िया खुशहाली की बात है जो विकल्प प्रस्तुत हुआ है कि सभी मानव सुखी हो सकते हैं और इसी धरती पर हो सकते हैं और जीते हुए सुखी हो सकते हैं। ये तीनों बातें का एक अद्भुत बात है और इससे मानव में एक उत्साह का संचार होता है कि हम मिलकर सुखी हो सकते हैं, स्वयं में सुखी हो सकते हैं, परिवार में सुखी हो सकते हैं। और उसी के लिए जो जागृत होने के लिए जो मानवीय शिक्षा है वही एक विकल्प है। अब ये भी उन्होंने, जो मैंने पिछली बार ध्यान मेरा गया था, तो फिर नागराज जी ने उसको बिल्कुल स्पष्ट कर ही दिया है कि ये भी किसी पर उपकार करने के लिए, एहसान लादने के लिए नहीं किया। ये देखिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और खुद भी उसको विनम्रता से कह रहे हैं। तो उन्होंने यही कहा कि हमने, ये स्वाभाविक रूप से होता है ना। इसी में कहा है कि ये जो अनुसंधान हुआ ये मानव के पुण्यवश हुआ और उन्होंने मानव जाति को ही समर्पित कर दिया। ऐसा आज की दुनिया ऐसा है कि कोई भी एक दवाई खोजते हैं
तो पेटेंट कर लेते हैं, और उसको हम सबको अगर उसको दवाई को यूज करना है तो उसका एक मोटी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जमाना है, IPR जिसको बोलते हैं। तो आपने सोचा और अच्छा कुछ सोच लिया तो वो आपका आइडिया माना जाता है, और उसके लिए अगर कोई यूज करता है तो उसको पैसा देना पड़ता है। यहाँ वैसा नहीं कह रहे हैं, यहाँ उपकार की बात कह रहे हैं कि ये मानव जाति के पुण्य से ही उनको ये मिला और मानव जाति को ही समर्पित कर दिया, इसलिए उन्होंने ज्ञान व्यापार के लिए मना किया है। तो ये बोधपूर्वक अनुभव के आधार पर ही, तो बुद्धि का प्रवर्तन का मतलब है जब हमको बोध होता है मानवतापूर्ण आचरण का, मानवीयतापूर्ण शिक्षा का, तो प्रवर्तन यानी परावर्तन और आवर्तन जो होता रहता है उसी का नाम संकल्प है। कि उसके बोध के अनुरूप हमें जीने के लिए जो संकल्प होता है, जो प्रतिज्ञा होती है, जो एक निश्चित योजना हमारी बन जाती है, निश्चितता बन जाती है हमें, तो उसी के आधार पर अभिव्यक्त और संप्रेषित होने की इच्छा होती है। ये हर मानव में होती है, प्रमाणित करने की जो प्रवृत्ति है इस तरह से। तो कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले है ना कहा है कि भाई 3 योजनाएं प्रस्तुत की हैं मानव जाति के सामने। तो एक बहुत बड़ा तो जीवन ज्ञान की योजना है, जिससे सभी को जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान और ये सब हो। तो उसके अनुसार जब हम जीवन क्रियाओं को स्पष्ट देख लेते हैं तो हमें व्यवस्था का बोध होता है, तो हमें स्वतः ही फिर उसके अनुसार जीने का संकल्प होता है। उससे पहले हम संवेदनाओं और सुविधाओं के आधार पर जीने का चित्रण बनता है, जबकि अब हम प्रमाणित होने के लिए जीना आरंभ करते हैं। और ये सब उपकार विधि से होता है। उपकार का मतलब होता है कि प्रत्येक मानव के जीने में जो सुख की आशा है वो पूरी हो जाए, वो शिक्षा और व्यवस्था से पूरी हो जाए। इसके लिए उपकार विधि है कि उसमें हमारा सहयोग हो जाए। तो जब हम स्वयं स्वायत्त होते हैं, यानी स्वयं समाधान समृद्धि को प्रमाणित किए रहते हैं, तभी दूसरे के समाधान समृद्धि पूर्वक जीने में सहयोगी होते हैं। तो ये कोई सम्मान पाने का रास्ता नहीं है कि भाई हम है ना, हमको कोई चीज सुनी, हमने मिली और हम दूसरों को कर लें। पहले हम खुद परिवार में स्वयं में इसको सुनिश्चित करने का प्रावधान है, तब हम खुद सुखी होंगे, तभी दूसरों के सुखी होने में हम सहयोगी हो सकते हैं। यही उपकार का स्वरूप है। और इस विधि से जब हम इसको समझकर जीते हैं तो ये भी पाते हैं कि हमारी जो सामान्य आकांक्षाएं, यानी आहार, आवास, अलंकार और दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन की जो महत्वाकांक्षाएं, वो निश्चित हो जाती हैं जैसे ही हम समझते हैं। और फिर आवर्तनशील अर्थशास्त्र, जिसका वर्णन एक किताब है ही, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या आवर्तनशील अर्थशास्त्र, उससे हम समझ सकते हैं। और आवर्तनशील अर्थव्यवस्था यानी तन मन धन का जो हम सदुपयोग है, धर्म नीति में, व्यवहार, उत्पादन और व्यवस्था में नियोजित किए जाते हैं। तो नैतिकता का मतलब ही है धर्म नीति, राजनीति और अर्थनीति। तो आवर्तनशील विधि से अर्थ का उपार्जन और सदुपयोग, धर्म नीति मतलब उसका सदुपयोग, कैसे समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व के रूप में जब हम तन मन धन का नियोजन करते हैं, उसको हम सदुपयोग कह रहे हैं। और वही उसकी सुरक्षा है ना, कि सदुपयोग हो गया तो तन मन धन का सुरक्षा हुआ, अन्यथा सुरक्षा नहीं हुआ। इस तरह से मनुष्य सभी ओर से हम इसको नियोजित करते हैं। तो स्वयंस्फूर्त विधि से समझने के बाद ये हमें नियोजन करने का अवसर बना ही रहता है। आधुनिक परंपरा में पढ़ने लिखने के बाद धीरे धीरे मनुष्य उत्पादन से विमुख होने लगता है और अधिक से अधिक सुविधा संग्रहण के लिए प्रयास करता है, क्योंकि समझदारी नहीं है। तो अभी पढ़ाई लिखाई से ऐसा हो जाता है कि उत्पादन की आवश्यकता नहीं है, केवल पैसे से सब आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। और हमारे परेशानी का कारण यही कि अगर सभी ऐसा सोचते हैं तो उत्पादन कैसे होगा, और वो भी आवर्तनशील विधि से नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये त्रषा बनी रहती है। जबकि मानवीयतापूर्ण विधि से जब हम सोचते हैं तो सामान्य आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं सीमित हो जाती हैं और प्रकृति में हम देखते हैं साधन पर्याप्त हैं। जी दीदी। बढ़िया भैया, बढ़िया है ना। मतलब इसमें 2 चीजें अच्छी आपकी उससे निकल के आई भैया, जो बात इसमें लिखी है जी। कि जो उपकार विधि है, मतलब ये किसी पे एहसान करना या किसी के ऊपर करने वाली बात नहीं है। ये जो बाबा जी की बात है ना, ये हमारे लिए बहुत अनुकरणीय रही।
नहीं तो यही जगह थी जहाँ फंसने के चांस रहते हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल। ये तो उन्होंने जिस तरह से इस दर्शन को, अपने ज्ञान को हर किसी के सामने पूरा पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत किया, तो हम जब विद्यालय के लिए जितने भी और भी लोगों ने जो पाठ बनाए या हम जो छोटे बच्चों के लिए हमने काम किया, पर चूंकि बाबा जी का ये आचरण अपन देखे हुए थे और उनके अनुकरण अनुसरण में थे, तो अपन भी उतने ओपन रह पाए। जी। नहीं तो अपन भी इन सब चीजों में फंस ही सकते थे कि भाई ये मैं सोची हूँ तो ये कोई मेरे नाम से ही वो हो, है ना। बहुत बारीक बारीक जगह होती है जहां पर हम फंसते हैं और उपकार नहीं कर, मतलब दूसरों के लिए नहीं उस चीज को दे पाते अच्छे से। तो एक तो ये अच्छी बात है, और दूसरी कि सदुपयोग ही सुरक्षा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब है ना, ये सदुपयोग नहीं तो अभी चीजों को हम कहीं ना कहीं संग्रह करने से सोचते हैं सुरक्षित हो जाएगी वो, लेकिन वो सदुपयोग करने से जो सुरक्षा होती है उसका तो बहुत सारा वो अपन देखे हैं, मतलब कि क्या क्या आपके सामने सब कुछ उपलब्ध होता है जब आपको जरूरत हो, तो यदि आप सदुपयोग के साथ चल रहे हो तो बहुत बड़ी। तो अंशु दी भैया। जी नमस्ते दीदी। अच्छा जी जी बताइए। हमने पढ़ा देखा कि पढ़ा लिखा उत्पादन से विमुख हो रहा है, तो यहाँ उत्पादन का क्या अर्थ है? पढ़ा लिखा व्यक्ति तो ज्यादा उत्पादन करता है ना, जैसे इंजीनियर बन गया, फैक्ट्री लगाता है और भी काम करता है, तो उत्पादनशील हो जाता है। तो यहाँ पे क्या अर्थ है उत्पादन का? बताइए सुरेंद्र भैया जी। अंशु भैया, अगर हम देखेंगे तो ये तो बात ठीक है कि सभी उत्पादन से विमुख हो जाते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। परंतु वर्तमान जो पढ़ाई लिखाई है उसकी अगर मानसिकता को देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैं भी जिस तरह के काम करते आया हूँ कि हम आज की डेट में जैसे एमबीए है, बहुत सारी ट्रेडिंग्स हैं, है ना, तो मानसिकता की बात करें कि ऐसी मानसिकता बन जाती है कि बिना कुछ किए ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास आ जाए, है ना। बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने कहा कि पढ़े लिखे इंजीनियर बन जाते हैं, है ना, परंतु उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी विधाएं आदमी तलाशता रहता है। और ये मानसिकता की बात कर रहे हैं कि जिससे उत्पादन से विमुख, तो डायरेक्टली उत्पादन करने में इंटरेस्ट नहीं होता है ना, किसी भी तरह और तरह से ट्रेडिंग से, या और बहुत सारी चीजें हैं, स्टॉक मार्केट है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, इस तरह की चीजों से लगता है कि केवल पैसा आ जाए, उस तरह की मानसिकता को वो एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी 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 धन्यवाद जी भैया। और किसी का हाथ उठा हुआ है क्या? ठीक है ना, विजयबल हाँ भाई जी का मेरा। हाँ, जी इसका एक सही उदाहरण है, ये मॉडल सुनने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। पहले शायद एक जमाने में था ऐसा ऐसा हम लोग भी देखे थे 30 साल पहले गांव में। मगर अभी जो भैया पूछ रहे थे, जैसे हमारे गांव में देखेंगे उड़ीसा में, तो मेरे पिताजी का जो गांव है, कोई गांव में मतलब रहना नहीं चाहता है। वो भी चाहता है कि कैसे मैं कुछ पढ़ाई कर लूं और शहर में जाके कोई नौकरी कर लूं। जमीन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर कोई सब लोग विमुख है, मगर कोई करना नहीं चाहता है काम उसमें, क्योंकि वो जानता है कि मैं करूंगा तो मेरे को हर महीना कुछ इनकम आएगा नहीं, मेरे को वेट करना पड़ेगा, कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी ये हो जाएगा। और उसको पता नहीं कैसे वो उत्पादन करेगा। उसमें भी, और वो देख लिया कि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने उत्पादन कर रहे थे, श्रम कर रहे थे, पर बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो उसको इजी अर्निंग जो लगता है कि कुछ मैं पढ़ाई कर लूँ और शहर में जाके कोई नौकरी कर लूँ। इसीलिए जो गांव है अभी सब एकदम खाली है। कोई यंग, कोई युवक, कोई युवा पीढ़ी गांव में रहना नहीं चाहते हैं और सब लोग भाग जाते हैं। वही है। तो यही बताया बताया है ने, मुझे लगता है यही चीज के बारे में ज्यादा बताया है। तो मुझे पूछना है कि धीरे धीरे जहाँ पे ये समझ बन रहा है वहां पे लोग उत्पादन के प्रति फिर काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, ऐसा मेरा प्रश्न है। जी भैया,
तो ये तो आपने, क्योंकि सम्मेलन है ना, सुना ही होगा, तो आप सम्मेलन से देखेंगे तो कि बहुत अच्छा खबर इंफॉर्मेशन हाँ मिला। बिल्कुल, तो आपका जवाब भी उसी से है, मतलब वो तो हाँ प्रत्यक्ष जी, ही हाँ। है ना, कि जो जो भी इस विद्या को लेता है, जैसे मैं ही अपना कहूँ तो भाई, हालांकि अनीता दीदी तो अभी शहर में रहते हुए उत्पादन कुछ कर लेती हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं, है ना, एक तो श्रम की और उत्पादन की मानसिकता बन जाती है, और हमने भी ऐसा सोचा है कि डायरेक्टली कुछ ना कुछ उत्पादन के साथ जुड़े, उसका इंतजाम करें। तो ये जो सम्मेलन में आया, तो हम ऐसा पाते हैं कि ये स्वतः ही अपने आप ही उसमें मानसिकता में परिमार्जन होता है, और हम उत्पादन के लिए, श्रम के लिए हमारी मानसिकता बन जाती है। तो ऐसा देखा गया है, और इसका उदाहरण बहुत सारा सम्मेलन में आपने देखा ही होगा। हाँ जी, एक चीज है गांव में फिर कैसे लोग युवा पीढ़ी जो रह गए, जैसे हम लोग जब मैं जब भारत भूषण त्यागी जी को देखा, उनका काफी इंस्पायरिंग था वो। मतलब वैसा कुछ होगा तो फिर लोग गांव में वापस आएंगे और उत्पादन की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। बिल्कुल। तो इसमें जैसे आप पूरा दर्शन और वाद शास्त्र को जब एक बार अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि मूल बात तो समझ की है, तो जब हम समझकर हमारे सामने व्यवस्था का चित्रण बनता है, जो अभी नागराज जी ने ऊपर कहा है ना, अभी तक तो हम संवेदनाओं को और सुविधा का चित्रण बनता है, तो जब हमें व्यवस्था का बोध होता है और उसका चित्रण बनने लगता है संकल्प के साथ साथ, तो हम परिवार मूलक व्यवस्था में जीने का एक हमें संकल्प बनता है, विचार बनता है। तो उससे फिर मुद्दा गांव या शहर का नहीं है, मुद्दा यह है कि कहाँ मैं सीधे उत्पादन के साथ जुड़कर जी सकता हूँ परिवार व्यवस्था में, उसके लिए अपने आप प्रयास होता है। हाँ जी, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तो युवाओं में भी ये होगा ही, है ना दीदी? हाँ जी भैया, उत्पादन से जुड़ी हुई एक मतलब मेरे को जो बहुत क्लियर हुआ था ये चीजें, जी उत्पादन के लिए भी ना एक समझ की जो एक आवश्यकता है। नहीं तो कई बार हम खेती बाड़ी को उत्पादन बोल देते हैं और बाकी चीजों को उत्पादन नहीं बोलते हैं, है ना। तो उत्पादन का जो, जैसे हम लोग बाबा जी से ये पूछे कि बाबा जी हम लोग तो खेती बाड़ी नहीं कर सकते, तो क्या हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो बाबा जी ने उत्पादन की जो परिभाषा दी थी वो इतनी सुंदर थी कि जी तुम उत्पादन कर रहे हो। उत्पादन का मतलब यही होता है कि उपयोगिता बढ़ा देना, वस्तु की उपयोगिता बढ़ा देना। तो बोले कोई अ, अगर गेहूं उगा रहा है तो गेहूं तो नहीं खा लेगा ना आदमी, तो तुम जो घर में लाके उसकी रोटी बना देते हो तो तुम भी उत्पादन कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये तो अभी तो अगर हम देखेंगे तो खेती बाड़ी में भी उत्पादन नहीं हो रहा है ना। मतलब वहां भी उपयोगिता बढ़ नहीं रही है बल्कि कम ही हो रही है खाने की वस्तु की। जी ये जो आहार आवास अलंकार है, ये तीनों चीजों में चाहे वो कपड़ा बनाने की बात हो या कोई वस्तु, उसकी उपयोगिता सहित कला मूल्य पे जब काम होता है तो वो उत्पादन है। तो वो तीनों ही भाग में हो सकता है, वरना अगर समझ नहीं है तो खेती बाड़ी करके भी कोई हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं और बाकी जगह तो दोहन है ही धरती का। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया दीदी। बस उपयोगिता को बढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। चाहे आप शहर में रह के कर रहे हो, चाहे आप जमीन के साथ खेती बाड़ी में कर रहे हो। तो ये एक अच्छी बात क्लियर हुई थी। तो बस इतना बस करना था, है ना। तो जो भी जहाँ पे जो भी कर रहा है, हाँ अगर उसको समझ पूर्वक करे और उपयोगिता को बढ़ाए तो हाँ, भी वो अच्छा है। उत्पादन है, वो उत्पादन में ही आएगा भैया, है हाँ ना। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ। मतलब जो भी आप बाय प्रोडक्ट भी बना रहे हो, यदि घर में बना रहे हो, जैसे रॉ मटेरियल ठीक है, बाहर धरती से जो काम श्रम कर रहा है वो ला रहा है, लेकिन आप अगर वो जैसे बच्चे के लिए यदि आहार की कोई वस्तु बना रहे हो मानव जाति की, तो उससे शरीर का पोषण हो रहा है कि नहीं। अगर पोषण नहीं हो रहा है मतलब उत्पादन नहीं है ना। तो कपड़े से, आहार से, इन सब से, आवाज से, इससे शरीर की सुरक्षा हो रही है कि नहीं, ऋतुओं से। अगर ये उपयोगिता हो रही है तो हर चीज उत्पादन है, और नहीं तो उत्पादन नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी दीदी, बहुत तो बढ़िया। बढ़िया, हाँ। तो आगे पढ़ते हैं। वस्तु मूल्य सतत एक सा बना रहता है। जैसे 1 किलो तिल में जो भी मूल्य उपयोगिता मूल्य है वह हमेशा ही बना रहता है।
इसी प्रकार औषधि, धान, गेहूं, वनस्पति में उनका मूल्य बना ही रहता है, उसे उपयोगिता मूल्य कहते हैं। उसके बाद मनुष्य जो उत्पादन करते हैं उसमें सुंदरता मूल्य, जैसे कार बनाते हैं, रेल बनाते हैं, उसमें कला से सुंदरता जुड़ जाती है। उपयोगिता के साथ सुविधा के अर्थ में सुंदरता जुड़ती है तो सार्थकता है। इस ढंग से हमारा विश्लेषण का स्वरूप बनता है। हम उपयोगी हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं, सुंदर भी हो जाते हैं। मूल्यों के मुद्दों पर जीवन मूल्य सुख, शांति, संतोष, आनंद के नाम से जाने जाते हैं, जो जीवन की तारतम्यता का ही नाम है। और वृत्ति में संगीत होने पर सुख, वृत्ति और चित्त में संगीत होने पर संतोष, और बुद्धि में संगीत होने पर शक्ति, एवं बुद्धि और आत्मा में संगीत होने पर आनंद नाम दिया है। यह कुल मिलाकर जीवन संगीत है। जब हम अनुभव मूलक पद्धति से जीते हैं तो जीवन संगीत सहज है, स्वाभाविक है। जीवन की अपेक्षा है, जीवन की उपलब्धि सार्थकता है। आस्वादन में जब मूल्यों का सुख होने लगता है, उन मूल्यों में से मानव के साथ प्रेम, विश्वास, स्नेह, कृतज्ञता, वात्सल्य, ये सब नाम दिए सार्थक साथ संबंध को जब हम पहचानते हैं तो ऐसे मूल्य अपने आप जीवन में से निकलने लगते हैं। इसका उदाहरण, जब माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है तब ममता अपने आप उमड़ने लगती है। इसके लिए कोई पंचवर्षीय योजना की जरूरत नहीं पड़ती। मूल्य सोच खोजने की या इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मूल्य जीवन में भरे हैं, वह संबंधों को पहचानने से नियोजित होंगे। संबंधों की पहचान परिवार के अर्थ में है, समाज के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है और सह अस्तित्व के अर्थ में है। यह चारों प्रकार से संबंध का खूंटा बना ही हुआ है। हमको पारंगत होने की जरूरत है। जितने हम पारंगत होते हैं उतने ही विशाल रूप में हम अपने को प्रमाण प्रस्तुत करने में, सार्थकता प्रस्तुत करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार मूल्यों का आस्वादन करने लगते हैं। जीवन अपने से निष्पन्न मूल्यों का मूल्यांकन करता ही है। वस्तु मूल्य सब जगह फैला है, जबकि जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य हमारे में, जीवन में ही है। और जीवन अपने से इनका मूल्यांकन करता है। कितना सहज कार्य है, कितना महिमापूर्ण है। इसके लिए कहीं बाहर से संयंत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को स्वयं से, स्वयं के लिए ही परीक्षण की बात है। इसकी सबको जरूरत है। इसकी संभावना को सर्व सुलभ बनाने में विधि की बात आती है। नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय के मुद्दे पर ही शिक्षा, संस्कार, कार्य संपादित होता है। जब यह विधिवत संपादित होता है, जीवन जागृत हो जाता है, फलस्वरूप संबंधों को पहचानने में समर्थ हो जाता है, संबंधों को प्रयोजनों के अर्थ में पहचानता है, फलस्वरूप आदमी सुखी हो जाता है। इस विधि से हम आस्वादन तक पहुंचे। फिर आता है तुलन। प्रिय ही चाव विधि से तुलन जीव जानवर करते हैं। मानव की तुलना तुलन विधि में न्याय, धर्म, सत्य, ये जो बिंदु है, इसे पकड़ने की, स्वीकारने की आवश्यकता है। जैसे ही इसे हम स्वीकारते हैं तो हमारा प्रयत्न इस दिशा में होता है। अभी तक शिक्षा, संस्कार, मूल्यांकन जो भी मानव ने किया, संवेदनाओं के आधार पर किया और पूरा पड़ा नहीं, इसलिए परंपरा बनी नहीं। इसलिए तुलन में से प्रिय हित लाभ को न्याय, धर्म, सत्य में विलय करने की आवश्यकता है। अगला मैं फिर पढ़ती हूँ, है ना, यहाँ रुकती हूँ भैया एक बार। हाँ जी, हाँ जी दीदी, बढ़िया बात है। तो यहाँ पे मूल्यों की बात कह रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में, है ना। तो हम परिचय शिविर में मूल्य और कीमत में फर्क समझते ही हैं, है ना। तो मूल्य तो प्राकृतिक रूप से हर इकाई में निहित है, हर इकाई का मूल्य है। कोई भी इकाई बिना मूल्य के नहीं है, है ना। तो जब हम परिचय शिविर में इस बात को समझ लेते हैं कि मूल्य तो शाश्वत हैं, वो बदलते नहीं हैं, जबकि कीमत बदलती रहती है और कीमत मानव तय करता है, जबकि मूल्य अस्तित्व सहज विधि से इकाई में निहित रहते ही हैं, है ना।
ये अस्तित्व सहज विधि से होते हैं। तो जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, 1 किलो तिल है या औषधि है या गेहूं है या धान है, उनमें सबका मूल्य बना ही रहता है। मानव केवल मूल्य को समझ सकता है, पहचान सकता है ना, पहचानता है, समझता है, उसके अनुसार जीता है तो सुखी होता है, नहीं तो दुरुपयोग करता है तो परेशान होता है ना। तो ये उपयोगिता मूल्य जिसको कह रहे हैं, ये हर इकाई में, हर वनस्पति में बना रहता है। मनुष्य भी जो उत्पादन करता है, अगर वो व्यवस्था को समझता है तो उसमें कैसे सुंदरता मूल्य कह रहे हैं कि भाई जैसे कार बनाते हैं तो दूर गमन के लिए हमको वो प्रयोग हो जाता है, तो जो ईंधन है हमने उसका प्रयोग किया, कल्पनाशीलता को लगाया और उपयोगिता बन गई। तो अब ये इतना ही करना है कि ये आवर्तनशील विधि से कैसे करें। जैसे अब मानव को समझ में आ गया है कि अगर हम कोयला, पेट्रोल, डीजल को जलाते हैं तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, और साथ साथ ये अक्षुण्ण भी नहीं है, मतलब निरंतर बने रहने वाली भी चीज नहीं है, इनमें आवर्तनशीलता नहीं है। तो कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बैटरी से, सोलर से चलने वाली चीजें बना लें, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो इसी में सब दूरगमन, दूरदर्शन के जो साधन हैं वो सुंदर कला मूल्य के रूप में हम पहचानते हैं। तो प्रकृति में एक निहित मूल्य है, प्रकृति में मूल्यों को हम पहचानते हैं और उनको उपयोगी बना लेते हैं, वही सुंदरता है। तो इस तरह से हम सार्थक और सुंदर हो जाते हैं। तो मूल्यों की ही जब आगे बात करते हैं तो सबसे पहले हम जीवन मूल्यों को देखते हैं। तो जीवन मूल्य का मतलब है कि जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में जो संगीतमयता है, उसके आधार पे जो अनुभूतियां होती हैं उनको हम जीवन मूल्य कह रहे हैं, है ना। तो इसमें बताइए कि जब मन और वृत्ति में तालमेल होता है तो सुख, वृत्ति और चित्त में होता है तो शांति, चित्त और बुद्धि में होने से संतोष, और बुद्धि और आत्मा में होने से आनंद का नाम दिया है। तो सुख, शांति, संतोष, आनंद, यह कुल मिलाकर जीवन संगीत जैसा है। तो ये तालमेल है। उसी तरह से जब ये बात समझ में आती है और हम व्यवस्था को पहचानते हैं और व्यवस्था में ही संबंधों को पहचानते हैं, तो एक बात कह रहे हैं कि उसके लिए फिर मूल्य अपने आप से बहने लगते हैं, मूल्यों का निर्वाह होने लगता है। तो कारण तो समझ ही है ना, और उसका जो फल परिणाम है, प्रभाव है, वो मूल्यों का प्रकटन है। तो यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया है कि अगर कोई माँ है और उसका बच्चा मान लीजिए बचपन से खो भी जाता है, ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं कहीं पे, और परेशान रहती है, लेकिन जैसे ही उसको पहचान में आ जाए कि ये मेरा बच्चा है, तो चाहे वो उसके आसपास घूम रहा हो, है ना, लेकिन अगर वो नहीं पहचानती है तो उससे कोई संबंध नहीं दिखता है। पर जिस तरह से पहचान लेती है, तुरंत ही ममता का भाव उड़ने लग जाता है। ऐसा बहुत सारा आपने देखा होगा कि हिंदी फिल्मों में, है ना, दिखा देते हैं कि दो भाई हैं, बचपन में कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कोई, है ना, लेकिन जब एक दूसरे को मारने तो उतारू होते हैं तो कुछ पहचान का चिन्ह मिल जाता है और अरे भैया गले लग जाते हैं। तो वो तुरंत ही भाई का भाव उमड़ आता है, जब तक अभी तक एक दूसरे का गला काटने में लगे हुए थे, मारने पीटने में लगे हुए थे। तो ये पहचान की महिमा है। अभी हम एक आध संबंध को तो पहचानते हैं मोहवश, लेकिन जब हम पूरे अस्तित्व में व्यवस्था को समझ लेते हैं और पूरे अस्तित्व में जो व्यवस्था के अर्थ में जब हम संबंधों को पहचानते हैं, तो हमारा सबके प्रति जो भाव है ना, तो वो उमड़ने लग जाता है अपने आप। तो मूल बात तो समझने की है, समझने के साथ साथ में ही हमको इसी के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। ये जो समझने का काम है, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य का जो काम है, ये हमको समझना है, इसी का हमको साक्षात्कार, बोध, अनुभव होता है। तो ये शिक्षा विधि से होने लगता है तो हमारा तुलन में भी प्रिय हित लाभ की बजाय न्याय, धर्म, सत्य होने लग जाता है ना। और ऐसा हम समझते हैं तो पूरा का पूरा हम जो प्रिय हित लाभ है वो न्याय, धर्म, सत्य में विलय हो जाता है। जी दीदी। जी भैया, हाँ बताइए भैया, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, हम जब किसी वस्तु की सुंदरता बढ़ाते हैं आर्ट से, उसकी उपयोगिता तो बढ़ती नहीं है, क्या वो व्यर्थ नहीं है? आप हाँ बताइए। भैया, तो वो तो व्यर्थ ही है अगर उपयोगिता नहीं बढ़ रही। जो दीदी ने अभी कहा कि अगर वो मानव जाति के लिए उपयोगी है तो ही वो सुंदर है, अदरवाइज सुंदर नहीं। सार्थकता के साथ सुंदरता बोला है ना। एक लेक्चर में दीदी ने कहा था कि बर्फी बना रही थी तो बाबा जी ने कहा कि वो सुंदर नहीं बनी, आप इसे सुंदर बनाइए।
तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट है। नहीं, तो भैया इस बात को ना पूरी तरह से अच्छे से समझने की जरूरत है कि उपयोगिता के साथ आप अपनी कला मूल्य को लगाओ ना। नहीं, कला मूल्य तो फिर बेकार नहीं है, वो नहीं, तो वही देखो, हर मानव में ना एक क्रिएटिविटी है ना। तो और वो उसको प्रकृति की देन है। तो अपने अपने को उपयोगिता को तो आधार बनाना ही है। पर उपयोगिता क्या, जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये शिष्टतापूर्ण आचरण क्या है, यही तो चीज है ना कि भाई स्थापित मूल्य है, लेकिन वो जब व्यक्त हो तो वो एक शिष्टता के साथ व्यक्त हो, है ना। तो वैसे ही है कि उपयोगिता भी रहे, और जब हम वो वस्तु किसी को दे रहे हैं या हम खुद उपयोग कर रहे हैं तो हम उसमें अपनी सुंदरता, कला मूल्य को भी लगा लें। तो उन्होंने कहा बर्फी बहुत अच्छी बनी है, अगर इसको कटिंग करने के समय और ध्यान दोगे तो और अच्छी से कटिंग हो जाएगी, नहीं तो क्या हो रहा था, कोई छोटी कोई बड़ी ऐसे हो गई थी। तो अगर हम ध्यान देंगे तो उपयोगिता के साथ कला मूल्य को भी पूरा करके उसको वो कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तो कला मूल्य उपयोगिता के साथ है। अभी जैसा कैसे हो रहा है कि उपयोगिता के बिना सब कला मूल्य में चले गए, है ना। तो इसको अपने को, तो कला है मानव के अंदर निहित है वो, क्योंकि मूल्य है ना वो, तो उसका भी सदुपयोग हो जाएगा यदि उपयोगिता के आधार पर हम करते हैं तो। हाँ, अच्छा, उपयोगिता को लेके चलना है ना। उपयोगिता मुख्य है ना। जी जी जी, धन्यवाद। दीदी इसमें थोड़ा सा मैं भी जोड़ूंगा, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, तो जैसे खाना बहुत बढ़िया बनाया रसोई में, फिर उसको पेश भी बड़े बड़े तरीके से। शीशराम भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है भैया, मैं दूसरी जगह हूँ। हाँ, ठीक है। पर शायद आप यही कह रहे हैं कि खाना स्वादिष्ट है लेकिन उसको अच्छे से परोसा भी जाए, है ना। तो देखने में शायद इस तरह की बात कह रहे हैं अनीता दीदी, ना भैया। हाँ भैया शायद ये बात पूरी आ नहीं पाई वो शब्द। हाँ जी। हाँ दीदी, यही बात थी। अभी मैं दूसरी जगह हूँ तो थोड़ा नेट का समस्या है, बस यही बात थी। बढ़िया बढ़िया। नमस्ते दीदी और भैया। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी। मैं भी कुछ जोड़ना चाहती हूँ भैया के लिए। कला मूल्य मुझे ऐसी समझ में आई कि अगर हमने जो कप है, एक कप बनाया जिसमें हम चाय पीते हैं और वो हमें हाथों में गर्म लगता है, तो उसमें हमने कला मूल्य जोड़ दिया एक हैंडल, तो उससे अब वो कप हमें गर्म नहीं लगता। तो इसको मैं ऐसा भी देखती हूँ भैया। बढ़िया है ना। वैसे ही जैसे ये कला मूल्य से ना उसकी सुरक्षा भी जुड़ी हुई है चीजों की, है ना। मतलब जैसे हम मकान बनाते हैं और उसपे जो हम ये रंग रोगन कराते हैं, तो ये कला मूल्य में सुरक्षा जुड़ी होती है उस वस्तु की। लेकिन उसमें अब टाइल्स लगाते हैं और ज्यादा सुंदर बनाते हैं, वो तो व्यर्थ है, लेकिन नहीं। नहीं, वही देखो इसमें ना, वही अपने को अब सुरक्षा भी समझना पड़ेगा। तो उपयोगिता के आधार पे सुरक्षा समझ में आएगी। सुरक्षा तक तो नहीं, ज्यादा अगर हम टाइल्स लगा रहे हैं ये सोच के कि मकान सुरक्षित हो जाए, लेकिन वो मानव के चलने के लिए बना है मकान, तो है ना। और यदि मानव के लिए वो नुकसानदेह है तो वहां सुरक्षा नहीं जुड़ेगी फिर। ठीक है। तो ये सुरक्षा जब हम बोलते हैं तो वो सभी अवस्थाओं की सुरक्षा की बात है। खाली मकान को सुरक्षित कर लिए लेकिन बाकी सबका नुकसान हो गया। तो ये एक बहुत सारे मतलब पूरी कंप्लीट बात को लेके चलने से ही हम एक एक शब्द को पकड़ पाएंगे अच्छे से। जी जी जी, चलिए बढ़िया। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते भैया। दीदी, ये संगीत में जो कला है, जिसको शास्त्रीय संगीत में जैसे पंडित भीमसेन जोशी या ऐसे कुछ कलाकार हम लोग बचपन से सुनते आए और कहते हैं कि आध्यात्मिकता से जुड़ता है कला की उस स्थिति में आकर के, यहाँ पर उसकी उपयोगिता कैसे जुड़ती है वो मैं समझना चाहता था।
भैया मेरे को जितना थोड़ी सी जितनी बात पता है ना उतना ही मैं रखती हूँ, उससे आप शायद अपना भी आपको भी आंसर मिल जाएगा और बाद में सुरेंद्रपाल भी अभी जोड़ देंगे। मतलब बस हमको ये देखना पड़ेगा, जैसे संगीत की जब बात हुई थी तो हम लोग संगीत को ध्यान में रख के बहुत अलग अलग तरह से कि कविता लिखने की सोचे कि इसमें संगीत होना चाहिए, इसमें लय ताल सही हो, ये सब। तो बाबा जी ने एक ही बात कही थी कि जो सत्य होता है वो हमेशा संगीत में होता है। तो मेरे को लगता है अगर सत्य बोला जा रहा है और अगर वो उसमें इसका प्रयोग हो रहा है तो उसकी का महत्व है, और यदि वो अधिमूल्यन अवमूल्यन की उसमें है तो फिर उसका जीने में कोई महत्व नहीं है, वो फिर सिर्फ कला में ही जाएगा। तो ऐसा मैं जितना समझ पाई हूँ, है ना। सुरेंद्रपाल भैया जी आप इसमें जोड़ दीजिए। जी जी, तो दीदी ये तो बात बिल्कुल सही है कि सत्य है ना, तो कैसे भी बोला जाए सत्य तो हमेशा सुंदर ही रहेगा, है ना। और जो भैया संगीत की बात कर रहे हैं परंपरा में, जैसे रागों की बात है ना, या भीमसेन जोशी जी की बात की या और अन्य की, तो इसको एक साधना का नाम दिया गया है और उस तरह से उसकी उपयोगिता, जैसे अभी बाबा जी ने इसमें 95 पेज पे बोला कि भाई मैं ऐसा नहीं है कि मैं पूजा पाठ ध्यान आदि चीजों पर अविश्वास है, उसकी एक सीमा है ना, और वहां तक ही वह प्रभावशाली होता है। तो इसी तरह संगीत का जो उपयोगिता है कि हमारा जो मन वृत्ति चित्त है संवेदनाओं की बजाय, सुविधा संग्रह की बजाय किसी एक इस तरफ और इशारा करता है कि कोई और आनंद की वस्तु है, केवल सुविधाओं में और है ना इसमें आनंद नहीं है। और इसलिए उसको आध्यात्मिकता की ओर एक जो आपने बोला उसको इसीलिए जोड़ा है कि संगीत के साथ में कहीं ना कहीं ईश्वर भक्ति, ईश्वर की उपासना जुड़ी हुई होती है। तो उस उतनी उपयोगिता उसकी है संदीप भैया, है ना। तो उसका एक कहीं तक उपयोगिता है, उसकी एक सीमा है। जी जी भैया, ये बात समझ में है। मतलब भौतिकता से इतर कुछ और वस्तु है, इस बात को परंपरा ने संगीत के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की थी। कोशिश की है बिल्कुल, परंतु अगर सत्य नहीं है तो वही श्रृंगारिकता और भोंडेपन में चला जाता है, जो आपने देखा है, फिर वो कहाँ संगीत रह गया, है ना। जैसे अभी के धन्यवाद। गानों को देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं है, लगता है ना, न ताल दिखता है ना कोई भाव दिखता है, और बल्कि वो श्रृंगारिकता इंद्रियता को ही बढ़ावा देता है और बल्कि भोगों की तरफ ही वो करता है, संवेदनाओं को तरफ ही बढ़ाता है ना। तो जो आधुनिक संगीत को देखेंगे तो लगभग उस तरह का वो मिल जाएगा। तो संगीत में सत्यता का होना आवश्यक है। जी भैया, धन्यवाद भैया, धन्यवाद दीदी। जी बढ़िया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात न्यायपूर्ण प्रिय, न्यायपूर्ण हित और न्यायपूर्ण समृद्धि। न्याय दृष्टि से लाभ की जगह समृद्धि आ जाती है। न्याय पूर्वक उत्पादन से हम समृद्धि के मंजिल पर पहुंचते हैं और संग्रह विधि से हम शोषण की मंजिल पर पहुंचते हैं। शोषण से हम स्वयं भी क्षतिग्रस्त होते हैं और संसार को भी क्षतिग्रस्त करते हैं। इसे सटीकता पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है, स्वीकारने की आवश्यकता है और इस पर दृढ़ संकल्प को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए मानवीय शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे हर बच्चा स्वायत्त होगा और 6 सद्गुणों से पूर्ण होगा। स्वयं में विश्वास, दूसरा श्रेष्ठता का सम्मान, तीसरा प्रतिभा में संतुलन, चौथा व्यक्तित्व में संतुलन, पांचवा व्यवहार में सामाजिक, छठवां व्यवसाय में स्वावलंबी। ऐसा स्वायत्त मानव परिवार में अपने आप समाधान समृद्धि को प्रमाणित करेगा। फलस्वरूप समाज सूत्र और व्यवस्था सूत्र अपने आप से निष्पन्न होता है। व्यवस्था और समाज का उद्गम स्थली है परिवार। इसको मैंने देखा है, यह भली प्रकार से सार्थक होता है। इसके बाद आता है व्यवस्था का स्वरूप। समझदारी के बाद व्यवस्था अपने आप उद्गमित होता ही है, बहता ही है। भैया इसको लेके आगे बढ़ूं कि पढ़ लूं आगे? ले लेती हूँ पैराग्राफ। हाँ जी, हाँ जी, कर लेते हैं दीदी, है ना। जी तो अभी ऊपर कह रहे थे कि जैसे जीवन में क्रियाएं होती हैं, तो तुलन क्रिया, प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य 6 तरह से हो सकती है, 6 तरह से होने की संभावना है। परंतु जब तक हम न्याय धर्म सत्य को समझे नहीं होते हैं
है ना, अस्तित्व में व्यवस्था को समझे नहीं होते हैं, तो प्रिय हित लाभ के आधार पर ही तुलन करते हैं। तो कुछ भी जो हम विचार करते हैं या कार्य योजना बनाते हैं या कार्य करते हैं, सब में केवल कि वो हमारी संवेदनाओं को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या हमारे स्वास्थ्य के अर्थ में है कि नहीं है, या हमको उसमें लाभ होगा कि नहीं होगा, है ना, हानि तो नहीं होगी। तो प्रिय अप्रिय, लाभ हानि और हित अहित का ही ध्यान रखते हैं, न्याय का नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब जो है वो ये प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य में विलय हो जाता है। कि मतलब प्रिय है तो जब हम न्याय यानी कि संबंधों को पहचानते हैं, बिना प्रकृति और मानव का शोषण किए हुए उस चीजों का उत्पादन करते हैं, तो उसमें फिर हमको अगर, है ना, जैसे कि कहते हैं भाई हमको पकौड़ा खाना है, तो एक तो ये हो सकता है कि हम शोषण करके और पकौड़ा बनाए तो वो केवल प्रिय हो गया, परंतु हमने व्यवस्था के अर्थ में आवर्तनशील विधि से उत्पादन भी किया और उसको संपादन भी किया, लाभ हानि मुक्त विधि से विनिमय भी किया और फिर बनाकर, और वो प्रिय भी होता है, तो उसमें फिर तृप्ति होती है, तभी तृप्ति हो पाती है। तो उसी तरह से न्यायपूर्ण हित, तो न्याय प्रधान हो गया, उसी के अर्थ में फिर शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में भी वो रहे, केवल इंद्रियों को ही प्रिय ना हो। और फिर समृद्धि पूर्वक, यानी कि हमने आवश्यकताओं को पहचाना और उनको हमने आवर्तनशील विधि से पूरा किया, विनिमय पूर्वक पूरा किया, तो न्याय दृष्टि से लाभ की जगह समृद्धि आ जाती है, तो लाभ हानि मुक्त हम विनिमय कर पाते हैं। तो इस तरह से हम सुविधा संग्रह से बच जाते हैं जब हम न्याय पूर्वक उत्पादन में लगते हैं। तो शोषण से हम स्वयं भी क्षतिग्रस्त होते हैं और बाकी भी क्षति होती ही है साधनों की, जिसको हम देख रहे हैं। तो इसी को सटीकता से अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे हमें फिर दृढ़ संकल्प हो जाता है। और कह रहे हैं कि जब ऐसी मानवीय शिक्षा हर बच्चे को मिल जाएगी तो 6 सद्गुणों का उसमें विकास हो जाता है। जैसे मूल्यों का निर्वाह होने लगता है, ऐसे ही उन्होंने मानवीय स्वायत्त मानव की बात जो की है ना, स्वायत्त मानव का क्या क्वालिटीज होंगी, तो स्वयं में विश्वास, तो उसको अपने जीने में विश्वास का मतलब ये है कि वो हर परिस्थिति स्थिति में समझ पूर्वक सुख पूर्वक जी सकता है, ऐसी एक आश्वस्ति का भाव उदय हो जाता है समझ के साथ में। इसी को स्वयं में विश्वास कह रहे हैं। और जब स्वयं में विश्वास होता है तो वो परस्परता में भी विश्वास का निर्वाह कर पाता है, संबंधों के साथ में भी विश्वास का निर्वाह हो पाता है, और अस्तित्व के प्रति भी विश्वास समझ के साथ पैदा हो जाता है। तो पूरा तरह से विश्वासपूर्ण जीवन हो जाता है, और विश्वास की ही हमको तलाश है। श्रेष्ठता का सम्मान कर पाते हैं, है ना, कि जो समझदार व्यक्ति होता है हर मानव में श्रेष्ठता को देख पाता है और उसकी पहचान कर पाता है, उसके अनुसार या तो उसको, है ना, कहीं पे भी उसका वर्णन करता है। अभी अगर हम स्वयं में विश्वास नहीं होता है तो ज्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने का या दूसरों की बुराई करने का काम ज्यादा होता है, क्योंकि अपने में अभाव है, तो अभाव को दूर करने का लगता है कि दूसरे को बुरा बता के उस अभाव को पूरा कर लिया जाए। परंतु समझदारी के साथ हम श्रेष्ठता का सम्मान कर पाते हैं। प्रतिभा में संतुलन और व्यक्तित्व में संतुलन, तो अभी समझ के बाद में ही हमारा प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन हो पाता है। उससे पहले हम प्रतिभा में संतुलन का अर्थ होता है कि हमारा जो ज्ञान है ना, कई बार ऐसा होता है कि वो ज्ञान जीने में आता ही नहीं है ना। बहुत सारे हम ऐसे ज्ञानी लोगों को देखते हैं और कई बार हमको भी ऐसा लगता है कि हम परिवार में, समाज में हम बहुत कुछ पढ़ लिख लेते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत सारा विचार हो जाता है, परंतु जीने में दुखी रहते हैं, तो वो प्रतिभा में असंतुलन की बात है। उसी तरह से जब हमको जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण का ज्ञान होता है, तो हम देख पाते हैं कि हमारा जो प्रतिभा है वो संतुलित हो जाता है। तो ज्ञान जो है वो उपयोगी भी है, जीने में काम आता है, इस तरह का हमको समझ में आ जाता है। और फिर व्यक्तित्व में संतुलन होता है तो हमारा आहार विहार और व्यवहार भी संतुलित हो जाता है। अभी आहार में असंतुलन के अगर हमको स्वयं में विश्वास और समझ नहीं है तो या तो आहार में ही सुख ढूंढेंगे या कहीं घूमने फिरने में, है ना, तो व्यक्तित्व भी संतुलित नहीं रह पाता है। और व्यवहार में सामाजिक, समझ के साथ में हम व्यवहार में सामाजिक हो जाते हैं, यानी कि सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी करते हैं, स्वयंस्फूर्त विधि से अपने भूमिका को पहचानते हैं। जो अभी आगे व्यवस्था के आयाम आएंगे, उन व्यवस्था के आयामों में हम अपनी पहचान को कर पाते हैं और उसमें भागीदारी कर पाते हैं, और व्यवसाय में भी स्वावलंबी हो पाते हैं।
यानी हमको अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्रकृति पर श्रम नियोजन और कल्पनाशीलता का प्रयोग करके किस तरह से हम पूरी कर पाते हैं, उस तरह से भी हम स्वावलंबी हो जाते हैं। ऐसा स्वायत्त मानव जब परिवार में जीता है तो समृद्धि को भी प्रमाणित करता है, और जो समाज और व्यवस्था का स्वरूप है वो परिवार ही है। इस तरह से ये समझ में आता है। तो ये जैसे कह रहे हैं कि समझदारी के बाद मूल्य अपने आप बहने लगते हैं, उमड़ने लगते हैं, उसी तरह से समझदारी के बाद व्यवस्था भी अपने आप उद्गमित होता ही है, बहता ही है परिवार में और समाज में। जी दीदी। जी भैया बताइए अंशु भैया जी। जी दीदी, भाई साहब ने अभी कहा विनिमय, विनिमय का क्या अर्थ हुआ यहाँ? हाँ जी अंशु भैया, विनिमय का मतलब होता है कि हम जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो एक परिवार सब नहीं कर सकता है। जैसे मैंने पकौड़े का उदाहरण लिया, तो हो सकता है आप चना उगा लें, है ना, बेसन बना लें, बेसन को संपादित भी कर लें, लेकिन तेल कोई और उगाएगा, है ना, तो आपको चना देकर तेल लेने की आवश्यकता पड़ेगी अगर आपने तेल नहीं उगाया है ना? तो उसको विनिमय कह रहे हैं, एक्सचेंज, है ना। तो फिर ये लाभ हानि मुक्त विनिमय कैसे होगा? उसके लिए थोड़ा आवर्तनशील अर्थशास्त्र तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक प्रावधान है कि जैसे अभी कीमतें तय होती हैं, है ना, वो स्पेकुलेशन के आधार पे होती हैं या कॉस्ट प्लस एक आधार बनाया जाता है। यहाँ पर श्रम मूल्य के आधार पर वस्तुओं की कीमत, है ना, मूल्यों की बात कह रहे हैं। तो जब श्रम मूल्य के आधार पर चीजों का अगर हम कीमती कहें उसका तो निर्धारण होगा, तो फिर हम लाभ हानि मुक्त विधि से विनिमय कर पाएंगे। श्रम मूल्य यानी तो जितना मानव का जो श्रम लगता है किसी भी चीज को उत्पादन करने में, हम उसको पहचान पाएंगे। तो फिर जो थिंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन जॉब है उसमें तो कोई श्रम नहीं है, इस दर्शन के हिसाब से तो वो जीरो है फिर। हाँ, तो अगर थिंकिंग वाला है, अगर वो जीरो है, तो वो तो आप उपकार विधि से कर लेंगे बहुत सारा काम। तो मेन तो आज उपयोगिता तो उसी की है, श्रम की तो बड़े अगर आप देखेंगे तो कम उपयोगिता है। जी, इसी को समझने की जरूरत पड़ेगी अंशुल भाई। अभी हम ऐसा मानते हैं, है ना। अभी वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो हमने शुरू में बात की थी, अभी ऐसा मानते हैं कि हमने विचार कर लिया, उसका हमको पैसा मिलना चाहिए, है ना। तो उसी से श्रम की मानसिकता, उत्पादन की मानसिकता नहीं होती है। फिर सभी ऐसा चाहते हैं कि कुछ अच्छा सोचने बस, है ना, वो उपयोगी है कि नहीं है। फिर वहीं से मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है कि अगर हमारा विचार है तो लोग उसको स्वीकार करें और उसका पैसा दें, वो आवश्यक है कि नहीं है। नहीं भाई, इसमें तो श्रम मूल्य पे ही निर्धारित होगा विनिमय। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें शोध की जरूरत पड़ेगी। आप आवर्तनशील विधि तक अर्थशास्त्र तक बने रहेंगे, है ना, दर्शनवाद शास्त्र में, तो चीजें स्पष्ट होंगी कि ऐसी व्यवस्था का एक प्रावधान है जिसमें किसी का भी शोषण ना हो और सभी उभय तृप्ति पूर्वक विनिमय कर पाए। अभी तो विनिमय में ही शोषण का भय है ना। तो हम सब्जी लेने जाते हैं तो डर यही रहता है कि दुकानदार हमसे ज्यादा तो नहीं ले लेगा। नहीं वो तो ठीक है, जैसे एक शिक्षक है, टीचर है, वो तो पढ़ा, वो तो श्रम नहीं कर रहा है जी। तो आप क्या कहेंगे, उसका कोई मूल्य नहीं है? नहीं, मूल्य तो है। फिर ऐसा तो कहीं नहीं कि मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं तो हर एक्टिविटी का है। कैसे उसकी श्रम विधि से निर्धारित करेंगे? वो टीचर क्या बैठा रहता है दिन में जी और पढ़ता है दिन भर, तो श्रम कुछ कर नहीं रहा है अगर आप श्रम विधि से देखेंगे तो। जी। तो आप उसे क्या कहेंगे कि उसका मूल्य नहीं है उत्पादन में? अगर ऐसा है और उसकी आवश्यकता होगी तो उसको भी प्रतिफल मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी केवल मैंने विनिमय का जो यहाँ बोला है, यहाँ तो उसका बहुत ज्यादा डिटेलिंग है नहीं, है ना। तो वो ज्यादा ठीक वहीं रहेगा जहाँ डिटेलिंग होगी, तो थोड़ा और ठीक से बात कर पाएंगे, है ना। अभी मुझे फिर बहुत सारी चीजों में जाना पड़ेगा। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। ओके, इसका भी कॉन्टेक्स्ट है नहीं यहाँ पे, है ना। जी जी, ठीक 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 जी। आगे पर ऐसा प्रावधान है तो ये हमको शोध की जरूरत है कि भाई जैसे शिक्षा है या कौन सी चीज का हमको, है ना, प्रतिफल मिलना चाहिए और कौन सी चीज हम उपकार विधि से करेंगे, ये हम स्वयं निर्णय ले पाएंगे और उसका एक व्यवस्था बन जाएगी। जी राकेश भाई बताइए। राकेश भैया जी, अच्छा आपका हाथ उठा हुआ है क्या? तो शायद वो गलती से उनको दिया है, ऐसा लग रहा है। जी 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 जी, चलिए ठीक बात है ना। मतलब ये विनिमय और ये सारी की सेवा किसे कहते हैं और उत्पादन किसे और कैसे श्रम मूल्य, ये अपने आप में भी एक वृहद वो है
तो इसको अपन जैसे जैसे आगे आएगा उस पे ये चीज स्पष्ट होती जाएगी। ठीक बात जी, है। ये तो पूरा इकोनॉमिक्स की बात है। हाँ। तो अभी की जो इकोनॉमिक्स है उससे आवर्तनशील जो इकोनॉमिक्स की बात करना है तो वो पूरा कॉन्सेप्ट को ही देखना पड़ेगा, केवल एक विनिमय की बात नहीं है, उसके साथ एकदम। उत्पादन भी और संपादन भी, सब व्यवस्था भी जुड़ी है। और ये भी बात है कि जैसे अभी तो अपन जीवन विद्या एक परिचय पढ़ रहे हैं, जी उसके बाद अपन जो 4 दर्शन पढ़ेंगे जिसमें जो वस्तु जैसी है वैसा देख पाएंगे, उसके जी बाद अपन उसमें जीने की बात में अपन और अच्छे से फोकस हो पाएंगे। जी जी, ठीक बात है। तो मेरे चलते ख्याल से और धैर्य लोगों का पूर्वक भी चलते हैं। और हाँ लोगों का भी हाथ खड़ा हुआ है शायद दीदी। हाँ हाँ, दीदी, बताइए। हाँ नाम जी, नहीं आ रहे। हाँ दीदी, मैं बोल रहा हूँ सुरेंद्र सक्सेना। जी जी। अभी भैया जी कह रहे थे जैसे शिक्षक का श्रम नहीं है, उसका भी श्रम होता है, उसका मानसिक श्रम होता है। वो 4 घंटे 5 घंटे बच्चों को पढ़ाता है, तो वो उसका समय भी लग रहा है और उसकी एनर्जी भी लग रही है, तो उसको भी श्रम, उसका भी श्रम ही चल रहा है। जितनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसका भी कैलकुलेशन श्रमावर्ष में किया ही जा सकता है। हाँ, यही भैया जो बात कह रहे हैं, देखिए इसमें ना बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी पहले। हाँ तो अभी अगर उस बात को छेड़ेंगे ना तो वो बहुत कई चीजों की सूचना अगर अभी पूरी नहीं है तो हाँ, उस पे बहुत अच्छे से चर्चा नहीं हो पाएगी, है ना। नहीं, जैसे अभी श्रम को सिर्फ ये शारीरिक श्रम के रूप में ही हम देखते हैं, लेकिन मानसिक श्रम का भी बहुत महत्व है। उसका भी जब श्रम मूल्य का आकलन करेंगे तो मानसिक श्रम का भी कैलकुलेशन आ जाएगा, तो ये भी पता लग जाएगा कि शिक्षक जो कार्य कर रहा है उसमें भी कुछ श्रम इन्वॉल्व हो रहा है, और उस श्रम के इन्वॉल्व से उसकी जो वो श्रम मूल्य बनेगा उसके हिसाब से विनिमय में वो समावेश हो सकता है। ठीक बात है कि नहीं? वही भैया, देखिए बात भाषा रूप में तर्क रूप में ठीक लग रही है, लेकिन व्यवस्था जो अस्तित्व में व्यवस्था के रूप में मानव का जो डिजाइन है, जीवन का जो स्वरूप है, और जीवन और शरीर के सह अस्तित्व में मानव का जो व्यवस्था के रूप में डिजाइन है, उसमें अभी बहुत सारी चीजों को और भी समझने की जरूरत है। ठीक है हाँ, ना। अपने दर्शन में जरूर शिक्षा को श्रम में नहीं मानते हैं, शिक्षा का कोई वो नहीं करते हैं। श्रम मूल्य में शिक्षा, बाबा जी की तरफ से कई बार कहा गया शिक्षा जो है निःशुल्क है। हमारे यहाँ से जो शिक्षा देता है वो शुल्क नहीं ले सकता, तो ये बात अलग है। हाँ वही, मतलब इस बात को जब हम समझेंगे तो पूरी तरह से अच्छे से समझेंगे, तब तक अपने अपने तर्क अभी हो ही सकते हैं। ठीक है ना। ठीक हाँ, बात। करेंगे सारी बात। अभी ना सूचना पूरी नहीं है ना, इसलिए अभी अपन छेड़ेंगे तो कोई कहीं पहुंचेंगे नहीं। ठीक है। तो हर बुक में समय के साथ साथ इन सारे मुद्दों पे क्रम से व्याख्या हुई है। ठीक है। तो तब तक अपन इसको बढ़िया से और समझने की कोशिश करेंगे। जी, और भी कोई हाथ उठाए हैं क्या भैया? दीदी, वो श्रेष्ठता की पहचान को थोड़ा सा क्लियर करो ना एक बार दोबारा। हाँ, श्रेष्ठता की पहचान, जैसे सुरेंद्रपाल भैया जी बताए ना भैया, कि जो समझदार मानव होगा वो हर मानव में श्रेष्ठता को देख लेगा। ठीक है। कि जैसे अभी हमारी आदत क्या है ना, कि अगर किसी में मतलब अच्छाई है और कमी भी है, तो हम कमी को ज्यादा फोकस करते हैं, कमी को ज्यादा इंगित करते हैं, उसके सहीपन को नहीं देख पाते हैं। और यदि देख भी पाते हैं तो मानते नहीं है, स्वीकारते नहीं है, तो उसको सबके सामने बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो श्रेष्ठता का सम्मान का अर्थ यही है कि हर मानव किसी न किसी अर्थ में, किसी न किसी जगह पर उपयोगी है, वो अपने आप को व्यक्त कर रहा है, तो हमको उसकी उस श्रेष्ठता को पहचानना है। तो समझदार मानव प्रत्येक मानव में श्रेष्ठता का सम्मान करेगा, न कि उसकी कमी को सबके सामने रखेगा। ठीक है। बढ़िया ठीक है। जी, तो इन सब मुद्दों पे तो आगे बात करेंगे ही, जैसे इस दर्शन के आधार पर व्यवस्था का क्या स्वरूप है ना। अभी हमारे अंदर में ये सब चलेगा ही। तो यहाँ पे क्योंकि ये जीवन विद्या एक परिचय तो एक तरह से सारे दर्शनों का है ना निचोड़ के रूप में है, तो आइडियाज सारे हमारे सामने आ जाएंगे,
है ना, लेकिन उनकी जो व्याख्या है, उनका जो स्पष्टता है, वो धीरे धीरे बाकी है ना जो भाइयों ने इस पर मुद्दों पे चर्चा की है और आगे स्पष्ट होगा, ऐसा हमको लगता है ना दीदी? जी भैया, जी भैया, एकदम ठीक है। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं एक बार, है ना। और ये भी बात है भैया कि जिसके जो भी ये बात है जहां पर अभी पूरा जवाब नहीं मिल रहा है, अपन उसको एक डायरी में नोट भी करते जाए, है ना। बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है कि ये मैं इसलिए भी बोल रही कि जब हम लोग 6 महीने का अध्ययन शुरू किए थे, तो जी। जब हम पढ़ना शुरू किए थे तो बाबा जी हमको बोल के गए थे कि मैं 3 महीने में फिर आऊंगा, तब तक आपके पास जो भी प्रश्न होंगे लिख के रखना। हाँ जी। तो हम लोग ये देखे भैया कि प्रश्न लिखना शुरू किए थे तो शुरू के 1 महीने 1.5 महीने तक हमको लगा कि जैसे 25-30 प्रश्न बनते चले गए, लेकिन जी। वो 3 महीने आते आते ना काफी प्रश्न हमारे उसमें विलय हो गए थे। बिल्कुल। अपन आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हर कोई अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी शंका को जरूर नोट करता जाए, है ना। जी। जी, बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। जी। हर अभिभावक अपने बच्चों को सिखाता ही है, उसके बाद शिक्षण संस्थाओं में सिखाते हैं, फिर राजगद्दी धर्मगद्दी अपने ढंग से सिखाते हैं। इस शिक्षा से हम जो भी शिक्षा पाए उससे मानव बने नहीं है। अब विचार इतना ही है, प्रयत्न इतना ही है, प्रमाण इतना ही है कि हम मानव बन सके, मानव परंपरा बन सके। इससे फायदा होगा नैसर्गिकता का संतुलन और मानव में न्याय स्थापित हो जाएगा। न्याय पूर्वक व्यवस्था में जीना ही है। यह कौन सा बड़ा दुर्गम कार्य है, किंतु मानव को इसकी आवश्यकता महसूस होने की जरूरत है। अभी तक जो भी किए हैं संवेदनाओं के आधार पर किए हैं, जिससे हमारी जरूरत पूरी होने वाली नहीं। इसी से धरती बर्बाद हो गई, आदमी तो बर्बाद है ही। इसलिए आबाद होना है तो मानवीयता को पहचानना ही होगा, मानवीयतापूर्ण व्यवस्था में जीना होगा और उसकी निरंतरता की संभावना है। वर्तमान में मुद्दा है कि नैसर्गिकता के साथ अपराध रुक जाए। व्यवस्था का स्वरूप है शिक्षा संस्कार में भागीदारी, शिक्षा संस्कार में भागीदारी, न्याय सुरक्षा में भागीदारी, उत्पादन कार्य में भागीदारी, विनिमय कोष में भागीदारी और स्वास्थ्य संयम में भागीदारी। इन 5 आयामों में भागीदारी की व्यवस्था में भागीदारी है। यह जागृति के बाद ऐसी व्यवस्था हर आदमी से उद्गमित होती है, हर आदमी में प्रमाणित होती है। इस प्रकार सार संक्षेप में व्यवस्था की प्रस्तुति पूरी हुई। हर बुद्धिमान इसे स्वीकार सकता है। कोई भी मुद्दा समझ में आते तक शोध अनुसंधान कहलाता है। शोध या अनुसंधान की हुई वस्तु जब हम प्रमाणित करते हैं तो उसका शिक्षा संस्कार विधि से लोक व्यापीकरण करना आप पहले से ही जानते हैं। लोक व्यापीकरण करना पहला मुद्दा है। लोक व्यापीकरण करते समय जो शिक्षक होते हैं वो अध्यवसायी विधि से व्यवहारिक विधि से तर्क संगत, विवेक विज्ञान विधि से पारंगत होंगे। लोक व्यापीकरण करते समय जो शिक्षक होते हैं वो अध्यवसायी विधि से व्यवहारिक विधि से तर्क संगत, विवेक विज्ञान विधि से पारंगत होंगे। पारंगत होने का मतलब अवधारणा से है। अवधारणा के पश्चात हर आदमी अपने ही प्रवृत्ति, अपने ही प्रयास, अपने ही आवश्यकता से प्रमाणित होना बनता है। प्रमाणित होने की आवश्यकता हर आदमी में समाहित है। जब आपको ये महसूस होगा कि प्रमाणित होना नितांत आवश्यक है तो आप कहाँ चुप रहेंगे, आप भी प्रमाणित होंगे ही। पहले अनुसंधान विधि से हम पाए हैं, मुझसे जो पाएंगे वह होगी अध्यवसायी विधि। अध्ययन के पश्चात स्वयं की जिम्मेदारी। प्रिया आपका बार बार अनम्यूट हो जा रहा है। किसका दीदी? अमित भैया अच्छा।
उनका बार बार अनम्यूट हो जा रहा है। अच्छा अच्छा वहाँ से आवाज आ रही है बहुत। अच्छा अच्छा हो गया। पहले अनुसंधान विधि से हम पाए हैं, मुझे जो पाएंगे वह होगी अध्यवसायी विधि। अध्ययन के पश्चात स्वयं की जिम्मेदारी बोध के पश्चात शुरू होती है। बोध के उपरांत प्रमाणित करना ही होता है। किसी अवधारणा को बोध के बाद प्रमाणित करने को जब हम उद्युक्त होते हैं और संसार में संप्रेषित करने की दौड़ते हैं तो हम अनुभूत होते हैं। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। जी कुछ अभी बढ़े दीदी? हाँ नहीं भैया ठीक है, मैं बस 2 लाइन बची है, रोकती हूँ फिर। बोलने मात्र से बोध होगा नहीं, कुछ बातें हम सुनते हैं, फलस्वरूप हमें बोध हो जाता है और हम अनुसंधान में जुट जाते हैं। मेरे विधि में भी ऐसा ही हुआ है, किंतु अधिकांश लोग अध्ययन करेंगे, अनुभव करेंगे और प्रमाणित करेंगे, ऐसा मुझे समझ में आता है। जी भैया। जी दीदी बढ़िया। तो यहाँ पर फिर उस तरफ ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा। तो ये बात उन्होंने कही है कि भाई शिक्षा के द्वारा स्वायत्त मानव बनेगा और स्वायत्त मानव जैसे ही समझदार होता है तो व्यवस्था में भागीदारी करता है ना, न्यायपूर्वक व्यवस्था में जीना होता है। तो इस तरह से उसकी बात कह रहे हैं कि जो अभी शिक्षा में स्किल वाला भाग तो आ गया है, हम लोग इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, है ना, और किस तरह से न्यायपूर्ण व्यवस्था की बात हो तो उसको पहचाना है कि जो मानवीयतापूर्ण व्यवस्था में जो जीना होगा, जिसकी निरंतर संभावना है, तो ये भी लगेगा केवल व्यवस्था का 5 ही स्वरूप है। एक तो समझदार मानव शिक्षा संस्कार में भागीदारी, न्याय सुरक्षा में भागीदारी। तो शिक्षा संस्कार तो हम समझते हैं कि भाई हर मानव का समझदार होना जरूरी है, आवश्यक है, तभी धरती पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का अवतरण होगा, तभी सभी समाधान समृद्धि पूर्वक जी पाएंगे, है ना। तो उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। सही की जो स्थापना होनी है, अपने को संस्कार पूत होना है, जिसको अवधारणा भी कह रहे हैं है। तो ये शिक्षा संस्कार में भागीदारी की बात है। दूसरा, हम न्याय का मतलब है, अभी तो बदला है, रिवेंज है। न्याय क्या है कि जब हम व्यवस्था के अर्थ में संबंधों को पहचानते हैं और उसमें मूल्यों का निर्वाह कर पाते हैं, कर्तव्य दायित्वों का निर्वाह कर पाते हैं, तो इसी से सुरक्षा होगी, युद्ध की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी ये अटपटा लग सकता है ना हमारे बहुत सारे भाई बहनों को कि भाई फिर क्या होगा। तो सुरक्षा न्याय विधि से होगी, ना कि हथियारों से, एटम बम से, इससे कोई सुरक्षा नहीं होगी। और तीसरा होगा उत्पादन कार्य में भागीदारी। तो ये काम रहेगा कि सभी कोई ना कोई उत्पादन करेंगे ही, उसमें भागीदारी करेंगे। विनिमय और कोष, तो कोष का यहाँ पे कहा गया है कि जैसे प्रकृति की व्यवस्था को जब देखते हैं तो बहुत सारी चीजें जब हम उत्पादन करते हैं तो वो एक निश्चित समय में होती हैं, परंतु उनको हमको वर्ष भर प्रयोग करना होता है। दूसरा, कई बार प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, तो कहीं पे बाढ़ आ जाती है, सूखा हो जाता है, तो वहां पे चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके अर्थ में कोष की भी जरूरत पड़ेगी। और जैसे मैंने अभी बताया था कि हाँ, विनिमय होगा, तो विनिमय और कोष में भागीदारी होगी। और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए हम संयम से हम स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर पाएंगे। संयम का मतलब ही है कि हम संज्ञानशीलता के प्रकाश में संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं, ये बात पहले भी कही गई है। तो हम जैसे ही समझदार होते हैं तो हम संयत हो जाते हैं, संयमित हो जाते हैं। और उसके अलावा भी अगर कुछ दिक्कत होती है तो आगे भी इसमें बात आएगी, और बताया गया है कि भाई पहले तो योग, प्राणायाम और आसन है ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हर कोई योग, प्राणायाम, आसन से स्वस्थ हो सकता है। कुछ व्यतिरेक होता है तो हमारे पास घरेलू चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा है। और बुद्धिमानी इसमें है कि हम समग्र चिकित्सा को ध्यान दें। तो हमारे पास एलोपैथी भी है, अगर इमरजेंसी में उसका प्रयोग करना पड़ता है तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह पांचों आयामों में भागीदारी ही व्यवस्था में भागीदारी है। तो जब व्यक्ति जागृत होता है, मानव जागृत होता है, तो इसको
हम इन व्यवस्था में भागीदारी कर पाते हैं। बात उन्होंने कही है कि भाई मुझे जो भी मुद्दा समझ आते तक अगर जो आदरणीय नागराज जी ने सब पूरा जो ज्ञान की बात है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, या शिक्षा और व्यवस्था की बात है, या एक और 10 सोपानी व्यवस्था की भी बात करेंगे आगे जब वो हम समाज शास्त्र को और जनवाद को पढ़ेंगे, तो ये सब उनको अनुसंधान पूर्वक मिला। लेकिन फिर अध्यवसायी विधि है कि हम अध्ययन के द्वारा उसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं। उनको अनुभव तो समाधि संयम विधि से हुआ है ना, लेकिन हमको अध्यवसायी यानी अध्ययन विधि से, तो शिक्षा जो है वो अध्यवसायी विधि से होगी। और हर शिक्षक हर बच्चे को ये तीनों ज्ञान और व्यवस्था का स्वरूप का बोध करा सकते हैं। और जैसे ही हमें बोध होता है तो अवधारणा बनती है, तो उसके बाद हम प्रमाणित होने के लिए दौड़ते ही हैं। ये स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि बोध के साथ में संकल्प क्रिया है, और संकल्प के साथ फिर जो चिंतन और चित्रण की क्रियाएं, तुलन विश्लेषण की क्रियाएं, आस्वादन चयन की क्रियाएं होती हैं। तो हमें व्यवस्था में प्रमाणित होने के लिए स्वयं स्फूर्त विधि से ही हम जुट जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इतनी बात है दीदी, आप कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते इसमें। और नहीं भैया, मतलब वही है कि जो शिक्षा संस्कार में भाग की बात है कि यदि एक योजना में काम होगा सबसे पहले लोकव्यापीकरण के लिए, फिर बाकी सारे डिजाइन उससे मिश्रित होते जाएंगे जी। तो लोकव्यापीकरण के लिए तो शिक्षा संस्कार ही है, और उसके लिए एक जो अध्यापक है उसकी क्या योग्यता होगी वो बात है। जी बढ़िया, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न है, पहले से जो प्रचलित परंपराएं हैं और उनमें फंसा हुआ जो आदमी है, उनके बारे में आपका नजरिया क्या है? उत्तर देखिए, आपने 2 शब्द प्रयोग किए हैं, पहला परंपरा, दूसरा सामान्य आदमी। मैंने परंपरा को जो समझा हूं उसे 4 भागों में प्रस्तुत करता हूं। पहला शिक्षा, दूसरा धर्म गद्दी, तीसरा राज गद्दी, चौथा व्यापार गद्दी। यदि परंपरा के कर्णधार है, यही परंपरा के कर्णधार है, नौका है, इसी में प्रकारांतर से हर व्यक्ति सफर करता है। मैंने जो देखा है, परंपराएं पूर्णतः झरझर हो चुकी हैं, इसलिए इसमें सफर करने वालों को ये कुछ दे नहीं सकती। परंतु ये चारों परंपराएं इतना डिंग हाँकते हैं कि हम सब कुछ आपको तारने के लिए ही शुरू किए हैं, लगाए हैं, किंतु तरता हुआ एक आदमी भी नहीं दिखा, बल्कि जो तारने वाला है वह भी उसी में डूबा दिखाई देता है। इस आधार पर मैंने कहा कि परंपराएं सब सड़ चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं। सार्थकता का स्रोत है तो मनुष्य। मैंने अध्ययन किया है, हर मनुष्य कम से कम 51% से अधिक ही सार्थक है। मनुष्य सुधर सकता है, परंपरा सुधरने के स्थान पर दूसरी परंपरा ही स्थापित होगी। परंपरा सुधरने वाला नहीं, सुधरने की उसमें वस्तु नहीं है। सार्थक शिक्षा हो, निरर्थक शिक्षा हो, सार्थक राज्य हो, निरर्थक राज्य हो, शिक्षा की परंपरा, राज्य की परंपरा तो रहेगी ही। जैसे वर्तमान में राज्य का मूल तत्व है शासन, जिसका आधार है संविधान, जिसका मूल है शक्ति केंद्रित शासन, जिसका मतलब है गलती को गलती से रोको, युद्ध को युद्ध से रोको, अपराध को अपराध से रोको। इसमें आदमी को क्या होना है, रोकने से क्या सुधरेगा? जितना रोकने गए उतना ही अपराध युद्ध बढ़ता गया है, ये तो सबके सामने है। व्यापार का व्यसन तो शोषण से छूटता ही नहीं। धर्म का व्यसन है सबको आश्वासन देना और सम्मान पाना। आश्वासन क्या देना? पापी को तारूंगा, स्वार्थी को परमार्थी और अज्ञानी को ज्ञानी बनाएंगे। इन आश्वासनों के पूरा होने का कोई प्रमाण तो मिला नहीं। मानव जाति आज तक सोचती रही, मैं गलत हूँ, परंपराएं सही हैं। यहाँ से मैं आदमी की आंख खोलना चाहता हूँ, परंपराओं की आंखें नहीं। मैं परंपरा से लेन देन नहीं करता हूँ, मैं एक आदमी हूँ, आदमियों से संबंधित हूँ। क्या जोरदार बात कही है जी। तो
सवाल तो यही है कि भाई अभी प्रचलित जो परंपराएं हैं उसमें आदमी तो फंसा हुआ है, उसमें क्या नजरिया है आपका? तो एक तरह से सभी परंपराओं की समीक्षा नागराज जी ने की है यहाँ पे। भाई शिक्षा है तो शिक्षा की जो परिणति है हम सब देख ही रहे हैं, है ना। अभी कभी भी सर्वे करते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि अभी तक जितनी भी व्यवस्था है तो वो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की वजह से है या कम पढ़े लिखे लोगों की वजह से है? तो ज्यादातर सर्वे में जवाब यही मिलता है कि अधिक जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा व्यवस्था में भागीदारी है, ऐसा बन गया है। तो शिक्षा में कुछ कमी है, इसको पहचानने की आवश्यकता है परंपरा में। धर्म गद्दी की बात करते हैं तो उस पर तो जितना कम कहा जाए उतना ज्यादा है। हम सबके सामने है कि आज धर्म के नाम पर, है ना, आज भी और पहले भी लड़ाइयाँ झगड़े होते ही रहे। धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं, है ना। आश्वासन तो टालने का करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं मानव जाति में, उतनी ज्यादा तो धन के लिए या जमीन के लिए भी नहीं लड़ी गई। तो ये धर्म गद्दी की बात कह रहे हैं, यही परंपरा बनी हुई है, अभी भी उसमें शोषण है। राजगद्दी की बात करते हैं जहाँ से, है ना, कि भाई राजा के बाद में डेमोक्रेसी, तो हमारा कितनी अब निष्ठा है, हम कितना मान रहे हैं कि इन सब से उद्धार हो जाएगा। तो वो भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखता है। और व्यापार गद्दी से, है ना, तो सभी त्रस्त दिख ही रहे हैं। तो ये परंपराएं जर्जर हो गई हैं, झार हो चुकी है कि इसमें मानव के सुखी होने का, जो मूल्यों के साथ जीने का कोई अभी अवसर नहीं दिखता है। बल्कि जो लोग तारने की बात करते हैं वो सब उसमें डूबे हुए दिखाई देते हैं, इस बात की बात कह रहे हैं। जबकि मानव अभी भी, है ना, ये मानव ने ही बनाई है, मानवकृत ही ये सब ढांचे हैं, ये सब गद्दियां हैं। मानव में अभी भी 51% से अधिक ही मानव सही है, क्योंकि हर एक में सही की, कितना भी गलत करता हुआ मानव है वो चाहता तो यही है कि वो सही कर पाए। सही के रूप में, चाहना के रूप में तो वो सही चाहता है। अपने बच्चे के लिए भी एक नागराज जी उदाहरण देते थे कि डाकू भी ये सोचता है कि उसका बेटा या बेटी अच्छा कोई एजुकेशन ले, अच्छा कुछ उसको मिल जाए तो वो ना करना पड़े। तो इस तरह से व्यक्ति में कम से कम व्यक्ति मानव 51% से अधिक सही ही है। तो अब ये है कि भाई ये सार्थक शिक्षा कैसे हो, ये जो गद्दियां हैं इनमें सार्थकता कैसे आए, है ना, जो शक्ति केंद्रित शासन की बजाय क्या व्यवस्था हो। तो इसके लिए भी जब हम जनवाद समाजशास्त्र को पढ़ेंगे तो समाज का स्वरूप क्या हो, वो एक वैकल्पिक प्रस्ताव इसमें आपको मिलेगा। जब हम दर्शन का अध्ययन करेंगे तो पहले हम दर्शन पढ़ लें, तात्विकता को समझ लें कि अस्तित्व का क्या अस्तित्व में क्या स्वरूप है, अस्तित्व में क्या प्रयोजन है, मानव का क्या प्रयोजन है, मानव का क्या स्वरूप है, मानवतापूर्ण आचरण क्या है, ये स्पष्ट हो जाता है। तो फिर मानवीय व्यवस्था का स्वरूप हमको स्पष्ट होगा, है ना। जनवाद और समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की जब हम बात पढ़ेंगे तो अभी तो गलती को गलती से रोकना, युद्ध को युद्ध और अपराध को अपराध से रोकने की परंपरा बनी हुई है, तो इसका चक्री है। तो रिटेलिएशन की, जैसे मैं कई बार पहले भी आपको याद दिलाया था कि कोई टेररिस्ट को मार देते हैं तो अखबारों में लिखता है कि, है ना, कि जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड, लेकिन फिर 10 और टेररिस्ट पैदा हो जाते हैं। ये एक केस स्टडी चली रही है कि जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में ओस्माना बिन लादेन को मारा तो बड़े बड़े अक्षरों में अगले दिन के अखबारों में आया था कि जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड। और उससे आज तक क्या हो रहा है अफगानिस्तान में भी या सीरिया में भी या बाकी सब देशों में भी, क्या क्या टेररिज्म रुक गया है? तो वो नहीं दिखता है। तो जस्टिस का क्या स्वरूप होगा, व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई परंपराओं से मतलब नहीं है, आदमी सही है। तो मैं तो नागराज जी दमदार बात कह रहे हैं कि मानव सही है और मानव ही परंपरा बनाता है। अगर मानव शिक्षा संस्कार द्वारा सब में संस्कार का आरोपण हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे, तो परंपराएं भी फिर सही होंगी और सही की परंपरा बनेगी। तो दीदी आज, हाँ जी भाई बस भैया इसमें मैं मतलब इतने, हाँ इसके बाद अपन वो करते हैं कि मतलब ये कितना साहस भरा स्टेटमेंट है ना। और कितने, ये वही उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिन्होंने उन सारी चीजों को स्पष्ट पारदर्शिता से देखा है जी। मतलब परंपरा की सारी जो आदर्शवाद की चरम सीमा को पार करके, और जो सारी परंपराओं की चीजों को देखने के बाद, और ये एकदम सही समझ में आता है कि मानव के
को जो एक गरिमा प्रदान की है इस दर्शन में, एक सम्मान दिया है। नहीं तो ये एकदम सही है कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता है कि मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, तो ऐसा हो के ना मानव कहीं ना कहीं उस भाषा से बहुत या तो अपराधी हो गया या अपराध बोध में चला गया। तो उससे निकलने के लिए इनका ये वो बहुत बड़ा एक वो है। तो बढ़िया भैया, है ना। तो एक इससे बहुत विश्वास आता है जब 51% हर मानव सही है। ये जो बाबा जी की लाइन है, इसमें खुद का विश्वास भी बढ़ता है और परस्परता में और मानव को देखने की दृष्टि भी हमारी बदलती है जी। तो ठीक है भैया। तो मतलब हो गया है। अगर इसमें अभी किसी को भी कुछ भाई बहनों को पूछना हो, तो कोई बात हो तो शेयरिंग हो तो कर सकते हैं अपन, और नहीं तो फिर आज के सेशन को अपन पूरा कर सकते हैं। ऑलरेडी जो चल रही है नहीं हो पाई और सही है या गलत है, लेकिन उन्हीं को अडॉप्ट करता रहा मानव। और अब बाद से विकल्प के तौर पे दर्शन रखा, तो इसमें कहा कि मानव और सही परंपरा कोई चला सकता है, इस मायने में ही उन्होंने ऐसा लिखा होगा, ऐसा मैं समझा। जी, मानवीय परंपरा के अर्थ में, है ना, ये विकल्प है एक। हाँ है ना। जी जी भैया बताइए। हाँ, ये जो बाबा जी ने लिखा है, आपने जो बताया, ये सबका ऐसा चाहत है। जैसे हम लोग दोस्तों में ग्रुप में बात करते हैं, सबका ऐसा चाहत है कि ये सब कैसे ठीक हो जाए, दुनिया भर में सब ठीक हो जाए, शांति हो, टेररिज्म बंद हो जाए, देश देश में लोग अच्छे से बात करें। सबका ऐसा चाहत है, ये बहुत बढ़िया चीज है। और दीदी आपने एक बात कही, वो श्रेष्ठता, ये बहुत बढ़िया लगा आज। ये श्रेष्ठता कब आएगी? ये मानव व्यवहार दर्शन में आएगी कि किस में आएगी? और डिटेल मतलब भैया हर मतलब वांग्मय में ना सारी बात आई है अलग अलग एंगल से, अच्छा। ठीक है ना। तो हाँ। एक्चुअल में यहाँ पर समझदार, ये मानव केंद्रित अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के रूप में प्रस्तुत है ना। तो मानव की देखने की दृष्टि कैसी हो, है ना, उसके जो धर्मपूर्ण विचार और मानवीय दृष्टि, ये सब जब हम पूरे दर्शन को पढ़ेंगे ना, तो अपने आप में जैसे जैसे चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना, तो हमको हर एक इकाई उपयोगिता के अर्थ में दिखाई देने लगेगी, है ना। सर्व शुभ के अर्थ में, मतलब हर एक इकाई सर्व शुभ के अर्थ में सजी हुई है। ये जब हमको दिखने लगेगी ना, तो हर मानव भी हम देख पाएंगे कि हाँ, हर कोई मेरे शुभ के अर्थ में सजा है, तो हम उसकी श्रेष्ठता को भी देख पाएंगे। तो हर वांग्मय में आएंगी ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो हाँ जी, हाँ मानव जी। व्यवहार दर्शन में इसका अधिक उल्लेख आएगा, फिर कर्म दर्शन में भी है, फिर अभ्यास दर्शन में भी है, ठीक है ना। तो चारों दर्शन में समझदार मानव की बहुत कई जगह बात आएगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये मतलब प्रैक्टिस में कैसे लाएंगे? जैसे मैं मेरी बात कहूँ तो बहुत साल पहले की मैं सोच लिया कि जो भी मेरे चारों तरफ है उनसे अच्छा चीज सीखना है, तो सीख तो लेता हूँ, बट जब हम लोग बात करते हैं तभी फिर हम लोग श्रेष्ठता को नहीं बात करते हैं, कुछ अलग बात करते हैं, और चुगली थोड़ा भी बात कर लेते हैं, नेगेटिव, यही सब ज्यादा अभी मैं देखूं तो चारों तरफ यही ज्यादा चलता है। तो मेरा तो ये एक शिविर करने के बाद ये काफी, मतलब मैं खुद में ये इम्प्रूव कर रहा हूँ, और ये काफी अभी अच्छा स्थिति में है। अगर पूरा संसार को देखूं तो ज्यादातर यही बात चल रहा है, मतलब कोई श्रेष्ठता को नहीं देखता है, जो उल्टा है वही देखता है, और उसी में सब लोग बातचीत करते रहते हैं। ट्रेन में देखें, बाहर देखें, न्यूज में देखें, यही सब ज्यादा जी बात होती रहती इसी का अभ्यास कर रखे हैं ना अपन। तो इसका इसका ना, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ बच्चों से संबंधित जो मार्गदर्शन मिला था उसमें, कि जैसे बाबा जी ने बच्चों के लिए कहा कि बच्चे खुश होकर विद्यालय आए, यही उनका सहयोग है ना। तो अब इस पर जब हम लोग सब अपने अपने में शोध किए कि बच्चे का खुश रहना ये कितनी महत्वपूर्ण बात है,
तो अपन जब परिवार में भी देखते हैं तो बच्चा पूरे दिन बहुत खुश होके खेल भी रहा होता है ना, और सब अपने आप में मस्त रहता है, लेकिन जैसे ही वो रोता है या लड़ता है या कुछ ऐसा कुछ कर देता है तो हम ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जब बच्चा खुश रहता है तो हम फोकस नहीं करते हैं, हम अपने आप में व्यस्त रहते हैं, हमको लगता है ठीक है। तो ये जो हम लोगों को एक अभ्यास हो गया है कि जब कोई कुछ अच्छा कर रहा है वो इतना सामान्य लगता है कि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन जब कोई कुछ गलत करता है तो हम लोग बहुत अलर्ट हो जाते हैं। तो अब बस उस अभ्यास को ठीक करने की जरूरत है। तो यदि हम ये देख पाए कि चाहे वो बच्चे हों चाहे हमारे परिवार के लोग, वो दिन भर हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन उसको हम इतना लाइटली ले लेते हैं। लेकिन जब जैसे ही कोई आवेश में आता है तो हम लोग आवेश को पहचानने का हमारा अभ्यास ज्यादा हो गया है, सामान्य स्थिति को पहचानने में हम लोग थोड़े सुस्त हैं। तो अपनी उस सुस्ती को भगा के और जो स्वभाव गति में कुछ हो रहा है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाए, तो मेरे को लगता है कि हम लोगों की दृष्टि उस शिफ्ट हो जाएगी अभ्यास के लिए। अभी के अभ्यास के लिए एक बात है, बाकी तो जो शिफ्टिंग है, संक्रमण है, वो समझदारी के बाद ही होगा। लेकिन वो जो एक बाबा जी का कहना था कि बच्चे खुश होकर विद्यालय आए, यही उनका सहयोग है। तो इसके पीछे ये समझ में आया कि बच्चों का खुश रहना ये अब हमारी जिम्मेदारी हो गई है ना। तो प्रोत्साहन एक बहुत बड़ा वो है, मानव जब भी आगे बढ़ेगा प्रोत्साहन से बढ़ेगा। तो प्रोत्साहन किस बात का? जो वो अच्छा कर पा रहे हैं उसके लिए प्रोत्साहन। तो इस प्रकार से अपन एक सहीपन को देखने की, अच्छेपन को देखने की अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? इसमें दीदी मुझे एक और बात ध्यान आ रही है जो विजय भाई पूछ रहे हैं, है ना, कि अभी तक हमको श्रेष्ठता का आधार भी नहीं पता है ना। तो दर्शन क्या है कि हमारे सामने 3 प्रस्ताव को बहुत अच्छे से रखता है कि श्रेष्ठता का सम्मान तब तो करें, पहले हमको श्रेष्ठता नहीं पता है, नहीं तो कहीं ना कहीं वो चापलूसी या उस तरह से भी चला जाता है ना, कि हम किसका अनुकरण करें, क्या है श्रेष्ठता। तो मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में जो आदरणीय नागराज जी ने प्रस्ताव दिया है, एक तो समानता का स्वरूप है कि सभी मानव में समानता क्या है, कि भाई सभी जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है, सभी समझ सकते हैं, सभी में समझने की मूल क्षमता है ना, ये एक समानता है। विविधता क्या है कि ज्योग्राफी के आधार पे जगह जगह शरीर की आयु और शरीर का साइज के आधार पे भौतिक आवश्यकताएं या रुचियां थोड़ी अलग हो सकती हैं, वो विविधता है। कहीं पे है ना इडली डोसा खाते हैं तो कहीं पे पराठा खाते हैं, वो एक विविधता बनी रह सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। श्रेष्ठता का जो आधार है वो चेतना है कि हम जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ है, मानव चेतना से देव चेतना और देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठ है। इस बात को है ना बताया गया है इस पुस्तक में, और जैसे आपने बढ़िया से बताया कि मानव विहार दर्शन में फिर इन्हीं चेतनाओं का अच्छे से अध्ययन करेंगे, तभी हम श्रेष्ठता का सम्मान कर पाते हैं। तो उस आधार पे हमारे पास तीनों आधार रहते हैं कि समानता का भी आधार है, विविधता क्या है वो भी पता है, और श्रेष्ठता क्या है वो भी हमको पता चल जाता है। बहुत बढ़िया, तात्विक बात है एकदम, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो और भी कोई कुछ है बात किसी की? नहीं तो फिर अपन सुरेंद्र भैया जी जी आज यहाँ पे रोक सकते हैं, सभी को नमस्ते कर सकते हैं। फिर और कोई मुद्दा नहीं है? एक बात कह रहे थे हमने कि इसकी एक दिन की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा लीजिए, कोई समय देख के, शनिवार इतवार हो जाए। जी भैया, हम लोग बात ही कर रहे थे। हाँ, मैं और सुरेंद्र भैया जी भी बात कर रहे थे, तो बस हम लोग अभी ना 2-4 भाई बहन मिलके तय कर लेते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां रहेंगी ना, तो कभी किसी को यदि कोई दूसरा कार्य भी है, कार्यक्रम है, तो हम इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रख पाएंगे। तो हम लोग बात करके ये बुक पूरी होने के समय फिर उस बात को आप लोग के सामने रखते हैं। हाँ, तो एक नियमितता आ जाएगी ना, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो ऐसे अलग अलग भाई जी बहन जी मिल जाएं तो और भी अच्छा रहेगा। वही इसीलिए हम लोग ना एक ग्रुप बना के और आपस में तय करके जिम्मेदारी लेकर फिर आप लोग को बताते हैं। अच्छा, कितना 1 आध महीने का समय लग सकता है?
नहीं, ये जो अपना जीवन विद्या एक परिचय बुक पूरा होने तक हो जाएगी भैया बात, है ना। ये शायद एक दो रविवार और लगेगा अपने को, तो उससे पहले ही हो जाएगी बात, है ना। अच्छा हाँ, तो जब अपन अगला दर्शन शुरू करेंगे ना, तब तक वो तय हो जाएगा कि हम हफ्ते में 2 दिन करें, 3 दिन करें, है ना, कि कौन सा समय करें, ठीक है ना। ठीक है, इससे हम सबका भी अध्ययन होता ही है, इसलिए करना ही चाहेंगे हम लोग भी, ठीक है ना। हाँ ठीक। तो भाई कहीं वैसे यही समय सही रहेगा कि सुबह सब लोग अवेलेबल रहते हैं? जी, या सबकी जैसी सहमति बने वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, पक्का बात करके फिर करते हैं भैया, जरूर, है ना। हाँ ठीक है सुरेंद्र भैया जी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, तो कर लेंगे जो भैया सुरेंद्र भैया कह रहे हैं, है ना। जी। किस तरह और से अभी जो लोग हैं उनकी तो सहमति अनुमति ले ही सकते हैं कि इनको सुबह का समय ठीक रहेगा या नहीं। सही बात है, ठीक है, अपन ले लेंगे सबकी सहमति, अपन व्हाट्सएप में भी आ सकती है और कर लेंगे उसको, ठीक है ना। तो आप सबके सामने प्रस्ताव है ही, जैसा भैया कह रहे हैं, तो अपन ये बुक पूरा होने के पहले और दर्शन मानव व्यवहार दर्शन शुरू करने के समय तक निर्णय ले लेंगे, ठीक है ना। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वो विचार है। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते भैया जी, धन्यवाद। सभी को नमस्ते। नमस्ते। आपकी शेयरिंग होनी चाहिए बीच बीच में जी। हाँ दीदी, ध्यान करें। ठीक, नमस्ते। शुरुआत श्रेष्ठ विचारों से होती है, तो दिन में भी दिमाग में विचार अच्छे बने ही रहते हैं। जी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते।